Hi, good evening, everyone. Welcome, all of you. Welcome back to chapter 2 of alternative investments. Are we ready? शुरू करें? So, what is the chapter? Alternative investment performance and returns. ओके एक बार क्विक रिकैप करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास वी हैड एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज एंड फिर हमने कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे कुछ उसके ट्रेड समझे थे एंड देन वी टॉक्ड अबाउट compensation structures right सो डिफरेंट फीचर्स एंड कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इसके बारे में हमने समझा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में एंड तीसरी चीज जो हमने समझी थी दैट वाज मेनली अबाउट कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स आई बिलीव ये सभी को क्लियर हो चुका है एंड आप सब रिविजन भी करके आए हो ओके यस यश कह रहे हैं कि कल की क्लास तो बहुत ही अच्छी समझ में आई थी तो आज आप आपका टेस्ट होगा आज आपको पता चलेगा कि कल की क्लास समझ में आई थी या नहीं आई थी वो हम देखेंगे ओके अब आज की क्लास में क्या है अगर आप एलओएस देखोगे तो लर्निंग आउटकम बस दो ठू ही है राइट बहुत सिंपल है पहला क्या है डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या परफॉर्मेंस कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो एंड देन द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फीस ओके सो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे आइए आइए तो वही एलओएस दोबारा रिपीट हो गया आते हैं इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अलग होती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्यों मेजरमेंट फॉर ट्रेडिशनल एसेट्स दैट इज पब्लिक इक्विटी और डेट इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट उसका जो रिटर्न्स है वो निकालना रिलेटिवली सिंपल होता है लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करें दे हैव यूनिक फीचर्स दैट कॉम्प्लिकेट रिस्क एंड रिटर्न मेजरमेंट राइट कौन से एसेट में कितना रिस्क है और रिटर्न्स आप कितना कमा रहे हो ये निकालना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कॉम्पेयर टू ट्रेडिशनल एसेट्स कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों आती है कॉम्प्लेक्सिटीज आती है फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ टाइम होराइजन इनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो बहुत लंबा होता है यूजुअली यूनिक कैश फ्लो पैटर्न्स कैश फ्लो जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं तीसरी चीज यूज ऑफ लेवरेज आप डेट का यूज लेते हो लेवरेज का यूज लेते हो जिससे आपके रिटर्न्स या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं राइट प्रॉफिट्स और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे या लॉसेस और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ illiquidity returns for alternatives are usually less normally distributed than traditional investments right तो ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न्स है इट इज नॉट a normal distribution right it is skewed fine if you compare it with traditional investments परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या चैलेंजेस आते हैं फर्स्ट इज स्टैगर्ड कैपिटल कमिटमेंट्स इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये वन गो में नहीं होती है यूजुअली राइट ये स्टैगर्ड तरीके से होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अनलाइक अ वन टाइम परचेज ऑफ स्टॉक कैपिटल इज कॉल्ड ओवर टाइम कल हमने देखा था ना जो कमिटेड कैपिटल होता है उसको जनरल पार्टनर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल करके मंगवाता है राइट तो जब आप इन्वेस्टर्स के रिटर्न निकालोगे तो कब पैसा इन्वेस्ट हुआ था उसके हिसाब से आपको रिटर्न निकालनी होती है राइट तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई देन लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन कैपिटल इज ऑफन लॉक्ड अप फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों के लिए पैसा लॉक होता है तीसरी चीज रिड्यूस लिक्विडिटी लैक ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग मेक्स पीरियडिक वैल्यूएशन डिफिकल्ट आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं होता है and then market inefficiency valuations often rely on estimates rather than observable market prices अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर कि फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है राइट तो उसके कई लेवल्स होते हैं सो विल टॉक अबाउट इट then continued further information asymmetry there is often less transparency regarding periodic returns and fund positions compared to public funds this is again we had mentioned about it in the last class also that इसमें जो data है it is not easily available then complexity of structure जो fees है taxes है accounting treatments हैं these are going to vary significantly
And lastly, risk profiles. Alternatives are typically exposed to greater risk than unleveraged long only traditional investment, right? तो इसमें जो risk है that is also going to be on the higher side. Okay, तो अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, ये हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो अभी मैं उसी को रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि रिटर्न कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आती है, कि भैया ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इतने सिंपल सीधे साधे नहीं होती हैं, इसीलिए रिटर्न्स निकालने में हमको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, अभी तक कुछ नया नहीं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल की। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जनरली फॉलो अ 3 फेज लाइफ साइकिल। पहला फेज क्या होता है? कैपिटल कमिटमेंट का फेज। द इनिशियल फेज वेयर इन्वेस्टर्स प्रॉमिस फंड्स एंड मैनेजमेंट फीस बिगिन। वो पीरियड, वो फेज जहां पर कैपिटल आप बस कमिट कर रहे हो एंड अभी तक डिप्लॉय होना कैपिटल शुरू नहीं हुआ है। नहीं, अभी रिकैप नहीं कर रहे हम, ये हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ओके, बस वो शुरू की कुछ चीजें कॉमन है, राइट? सो या सो दैट इज कैपिटल कमिटमेंट। ओके, तो कैपिटल कमिटमेंट वाले फेज में क्या होता है, आपने ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा है पर आई गेस अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये जो फेज है दिस इज द कैपिटल कमिटमेंट फेज। तो कमिटमेंट वाले फेज में क्या होता है, हमने ये चीज कल पढ़ी थी कि प्राइवेट कैपिटल के केस में कमिटमेंट के ऊपर ही मैनेजमेंट फीस कैलकुलेट होना शुरू हो जाती है। अभी तक भले ही आपने पैसा दिया हो या ना दिया हो, इन्वेस्टमेंट करी हो या नहीं करी हो, आपकी मैनेजमेंट फीस कमिटमेंट के ऊपर ही शुरू हो जाती है, राइट? तो आपका खर्चे चालू हो गए, खर्चे चालू हो गए लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कुछ हुआ नहीं है, राइट? तो इस वाले फेज में डेफिनेटली आपका जो रिटर्न है वो क्या होगा? लॉस में ही होगा, बिकॉज खर्चे हैं लेकिन इनकम तो अभी कुछ आ नहीं रही है, राइट? फिर आता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट वाला फेज। अब इसमें कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाएगा। द फेज वेयर द मैनेजर आइडेंटिफाइज एंड इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक एसेट्स, कैश आउटफ्लोज टिपिकली एक्सीड कैश इनफ्लोज। इसके बाद आता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट वाला फेज। तो डिप्लॉयमेंट वाले फेज में क्या होता है, आप पैसा मंगवा रहे हो और आप कंपनीज आइडेंटिफाई कर रहे हो, कहां पे इन्वेस्ट करना है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो और पैसा लगना चालू हो चुका है। ओके, सो दिस इज द डिप्लॉयमेंट फेज। एंड तीसरा फेज क्या है? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब आप प्रॉफिट बुक करोगे। द फाइनल फेज वेयर एसेट्स आर सोल्ड एंड प्रॉफिट्स आर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, राइट? जब आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी उसको आप क्या कर रहे हो? लिक्विडेट कर रहे हो। लिक्विडेट करके जो पैसा आ रहा है वो आप इन्वेस्टर्स को बांट रहे हो। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको सुनने को मिल सकता है, इस टर्म को जरा ध्यान रखेंगे, दैट इज ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर क्या होता है? इट रेफर्स टू कमिटेड कैपिटल दैट हैज नॉट येट बीन ड्रॉन और इन्वेस्टेड। जो कमिटमेंट कर दिया गया है, मान लो 100 करोड़ का कमिटमेंट कर दिया गया है लेकिन अभी तक सिर्फ 60 करोड़ ही जीपी ने यूज किया है, बाकी का 40 करोड़ अभी तक जीपी ने यूज नहीं किया है। तो वो जो पैसा है जिसके ऊपर फंड मैनेजर बैठा हुआ है लेकिन अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको क्या बोला जाता है? ड्राई पाउडर, राइट? आप बारूद के ऊपर बैठे हो, राइट? वो बम की तरह है, वो कभी भी फट सकता है, राइट? बिकॉज अगर इन्वेस्टर्स ने आपको पैसा दिया है तो फिर तो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? आप उस पर बैठे कब तक रहोगे, उसको आइडल कब तक रखोगे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड ड्राई पाउडर, कि मतलब इन्वेस्टर्स तो देने के लिए रेडी है, मैं ही उसको कहीं डिप्लॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरे को ही अभी तक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। फाइन, सो दैट इज ड्राई पाउडर। तो ये डायग्राम एक बार देख लीजिए। अब इसी डायग्राम से ये जे कर्व इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप ये रिटर्न्स वाला जो कर्व है इसको आप अगर देख पा रहे हैं, ये रिटर्न्स वाला कर्व है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके रिटर्न्स आते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो कैपिटल कमिटमेंट वाला फेज है इसमें तो आप बस नीचे ही जा रहे हो, बिकॉज सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, कमाई तो कुछ हो नहीं रही है। तो ये मान लो जीरो है, ये क्या है? जीरो। आप नो प्रॉफिट नो लॉस से चालू कर रहे हो और जैसे ही आप शुरू कर रहे हो आपका क्या होगा? खर्चा चालू हो गया, मीटर चालू हो गया मैनेजमेंट फीस का।
तो आपके खर्चे तो चालू हो गए, लेकिन अभी इनकम कुछ नहीं आ रही है, तो लॉसेस क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे, रिटर्न्स क्या होंगे, नीचे जा रहे होंगे। उसके बाद जब डिप्लॉयमेंट वाला फेज आता है, तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स दिखना शुरू होता है, राइट, बिकॉज अब पैसा डिप्लॉय हो गया, मैंने कहीं पे 10 करोड़ लगा दिए, तो वो 10 का 11 हो गया, 12 हो गया, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव दिखता है ना। आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो कि नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो एक बार जब पैसा लग गया है, वो पैसा कुछ ना कुछ ग्रीन होता है कि नहीं, राइट। तो जब आपका पैसा इन्वेस्ट होने लग गया है डिप्लॉयमेंट वाले फेज में, तो आपको कुछ इनकम भी दिखेंगी, कुछ इनकम भी दिखेंगी, लेकिन अभी इनकम उतनी नहीं दिख रही है, अभी आप ज्यादा क्या कर रहे हो, अभी आप इन्वेस्टमेंट वाले फेज में हो, तो आपका आउटफ्लो हमेशा ज्यादा रहेगा इस वाले फेज में। आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो तो बहुत कम है, राइट, इनकम जो है पॉजिटिव जो है वो बहुत कम है। तो एनीवेज इस वाले फेज में ये कर्व, रिटर्न वाली जो कर्व है, ये ऊपर क्यों जाने लग गई, ऊपर इसलिए जाने लग गई बिकॉज कुछ ना कुछ रिटर्न दिखने लगा है, राइट, कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन में जाने लगा है। ओके, तो इसीलिए जो लॉसेज हैं वो क्या होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे। और इवेंचुअली जब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज आएगा, उस फेज में आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग करते हो, राइट। आपके प्रॉफिट जो है इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि अब आप प्रॉफिट को बुक करोगे और उसको इन्वेस्टर्स को बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, तो इस वाले फेज में आपको एक्चुअल में प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये जो शेप बन जाता है ना जे कर्व का, इसी को बोला जाता है जे कर्व इफेक्ट। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। द जे कर्व रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ रिटर्न्स ओवर द लाइफ ऑफ अ प्राइवेट फंड। इनिशियली क्या होता है, इनिशियल हमको डिप देखने को मिलता है, रिटर्न्स आर नेगेटिव इन अर्ली ईयर्स ड्यू टू मैनेजमेंट फीस एंड सेटअप कॉस्ट इनकर्ड बिफोर एसेट जनरेट एनी इनकम। शुरू वाले फेज में जब कैपिटल आपने कॉल ही नहीं करी है, राइट, डिप्लॉयमेंट तो बाद में होगा, अभी तो बस कमिटमेंट हुआ है, तो उस वाले फेज में आपके सिर्फ और सिर्फ खर्चे चालू हुए, इनकम चालू नहीं हुई है, इसीलिए शुरू का फेज क्या होता है, डाउन वाला फेज होता है। Then acceleration. Returns increase as capital is deployed and assets begin to appreciate. उसके बाद उठना क्यों चालू हुआ, उठना इसलिए चालू हुआ बिकॉज मेरा कैपिटल अब कहीं ना कहीं लग गया है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चालू हो गया है। तो जहां भी इन्वेस्ट हो रहा है वो एसेट्स अब कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होंगे, अप्रिशिएट होना चालू होंगे, तो मेरे को रिटर्न्स दिखना चालू होगा। तो मेरे रिटर्न्स इतने ज्यादा तो नहीं है अभी कि मेरा सारा खर्चा और लॉस वगैरह सब कवर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट मेरा लॉस कम तो होगा, राइट। And then is leveling off. Returns stabilize as the fund enters the distribution phase and closes. Right? जब आप फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आते हो तब तो आप प्रॉफिट देख चुके होते हो, राइट। सो दिस इज द जे कर्व इफेक्ट। ये डायग्राम आपके सामने अगेन वही डायग्राम है, राइट। दिस इज द रिटर्न। आपको बस ये चार्ट याद रख लेना है कि कौन से फेज में क्या होता है। ओके, सो इफ यू लुक एट द कमिटमेंट पार्ट, कमिटमेंट वाले पार्ट में नेट कैश फ्लो क्या होता है, आउटफ्लो ही होता है, जो फीस वगैरह है वो लगनी चालू हो जाती है, राइट। इसका रिटर्न पर क्या इंपैक्ट रहेगा, नेगेटिव। डिप्लॉयमेंट वाले फेज में आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, इस वाले केस में भी आपका जो रिटर्न है वो क्या है, ऑलमोस्ट नेगेटिव है, राइट। बट इट इज लेस नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव देन द प्रीवियस वन बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट्स एप्रिशिएट हो रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आपका रियलाइजेशन चालू हो जाता है, आपके पास इनफ्लोज आने लग जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ओके, सिंपल था, आगे बढ़ सकता हूँ। जे कर्व इफेक्ट एवरीबॉडी। इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल के तीनों फेजेस याद रहेंगे अब, कैपिटल कमिटमेंट, डिप्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों फेजेस में ये कर्व किस तरीके से मूव होगा, ये दैट इज जे कर्व। ओके, रिटर्न्स का कर्व क्या होता है, जे कर्व होता है। पॉजिटिव होगा डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आने के बाद। ठीक है सुभाश्री। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट रिटर्न्स। डिप्लॉयमेंट फेज में नेट नेट पॉजिटिव नहीं हुआ, आप निगेटिव ही हो। डिप्लॉयमेंट वाला जो फेज है, इस वाले फेज में आपका जो रिटर्न्स है वो जीरो के नीचे ही है, अभी भी निगेटिव ही है। लेकिन पहले तो आप क्या हो रहा था, आप नीचे गिर रहे थे, अब आप ऊपर आने शुरू हो गए हो। अब आप ऊपर आने शुरू हो गए हो बिकॉज मान लो आपका खर्चा 10% लग रहा है, लेकिन 2% मेरे को प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो मेरा
जो नेट लॉस है वो क्या हो जाएगा, 8% का हो जाएगा। इसीलिए अब ये कर्व जो है धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सो डिप्लॉयमेंट फेज में यू आर नॉट पॉजिटिव इन रिटर्न्स, but your negative losses are going to reduce. Clear a picture? I think simple है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, राइट? चलो अब रिटर्न कैलकुलेशन पर आते हैं। IRR इज अ मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न दैट अकाउंट्स फॉर द टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लोज। अब IRR निकालना तो आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट? IRR आई थिंक कैलकुलेटर होगा आप सभी के पास, यस? तो इट इज अ मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न दैट अकाउंट्स फॉर द टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड। अभी हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न कैलकुलेशन में चैलेंजेस क्या पढ़े थे? चैलेंज यही था कि इस केस में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टैगर्ड होती हैं, कुछ आज होंगी, कुछ कल होंगी, कुछ 2 साल बाद होंगी, इस तरीके से, राइट? एंड जो रिटर्न आपको मिलेगा वो भी कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं मिलता है कि हर महीने मिलने वाला है, राइट? वो भी अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। तो अगर आपको उन डेट्स को कंसीडर करते हुए चलना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए चलना है और रिटर्न्स निकालने हैं, तो सबसे बेस्ट मेट्रिक क्या होगा? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अतुल का यही क्वेश्चन है कि IRR को कब कंसीडर किया जाता है? तो IRR को ऐसी सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है, ठीक है? एंड स्पेसिफिकली आई शुड से XIRR, राइट? अगर हम एक्सेल का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो, ओके? एंड दिस इज मनी वेटेड, कि कौन सी डेट को पैसा गया था, कौन सी डेट को पैसा आया, उसके हिसाब से रिटर्न निकाल के दे रहा है, ठीक है? हम बिना TVM वाला रिटर्न भी देखेंगे, पर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। जतिन कह रहे हैं कि जे कर्व को भी फिर से रिपीट करो। कोई अगर सवाल है तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं जतिन, कोई सवाल अगर आपका है तो पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, चलो मैं एक बार तीसरी बार और देता हूं, दैट शुरू में रिटर्न्स आर गोइंग टू गो डाउन बिकॉज सिर्फ खर्चे हैं, कोई इनकम नहीं है। सेकेंड वाले फेज में डिप्लॉयमेंट में खर्चे तो है ही, लेकिन थोड़ी बहुत इनकम चालू हो गई, तो रिटर्न्स ऊपर आने शुरू हो गए। और तीसरा फेज क्या हो गया? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है मच्योर होना चालू हो गई, जिसको आप बेच रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो और यहां से प्रॉफिट निकाल रहे हो, राइट? तो इस केस में आपके रिटर्न्स जो है बिल्कुल जीरो के ऊपर चले जाएंगे और वहां पे आप सही महीने में प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है? यही है सिंपल सा जेकर। IRR is preferred often is often the preferred measure for long lived alternatives like private equity and real estate. तो ऑल्ट्स के लिए बेसिकली IRR इज द मोस्ट प्रेफर्ड रिटर्न मेट्रिक। इसका ड्रॉबैक क्या है? इट अज्यूम्स, आई थिंक वी ऑल नो दिस, राइट? ये आपने कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में भी पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी पढ़ा होगा। इट अज्यूम्स दैट ऑल interim cash flows are reinvested at the IRR itself, which may be unrealistic. ये आपको समझ में आया कि नहीं? इसका ड्रॉबैक क्या है? ये हम एनपीवी और आईआरआर के बीच में पढ़ते हैं ना, कि एनपीवी का जो रीअजम्पशन, जो री इन्वेस्टमेंट का एजम्पशन रहता है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है, आईआरआर का अनरियलिस्टिक है, ठीक है? तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में आप जो भी कैश फ्लोज कमाओगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने 100 करोड़ लगा दिए, यहाँ पे आपने 5 कमाया, यहाँ पे आपने 5 कमाया, तो अब ये जो 5 आप कमा रहे हो, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पैसा आपने दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आपका आईआरआर मान लो 10% आ रहा है, तो इस 5 को भी आप दोबारा से 10% पे री इन्वेस्ट कर पा रहे हो। ये इसका अजम्पशन है आईआरआर का, ये इसका अजम्पशन है। ये आईआरआर जो फाइनल 10% निकला है ना, वो ये सोच के निकला है, ये अज्यूम करते हुए निकला है कि जो भी कैश फ्लोज आप बीच में कमा रहे हो वो सब दोबारा से 10% पे री इन्वेस्ट हो गए हैं, दोबारा से री इन्वेस्ट हो गए हैं। अगर ये 5 करोड़ मान लो आपने ये पहले साल में ईयर 1 में आपको 5 करोड़ मिल गया, आपको 5 करोड़ मिला जो प्रॉफिट आया, वो 5 करोड़ आपने ऐसे ही बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में ऐसे ही छोड़ रखा है, जीरो रिटर्न, मतलब कोई रिटर्न नहीं आ रहा वहां से। तो उस केस में ये आईआरआर और जो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा ये दोनों मैच नहीं करेंगे। जो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा और जो
आईआरआर आपको बता रहा है ये दोनों परसेंटेजेस मैच नहीं करेंगे, बिकॉज आईआरआर ने तो ये अजम्पशन ले ली थी कि इस 5 करोड़ को भी आप दोबारा से 10% पे री इन्वेस्ट कर चुके हो, चाहे यहां करो चाहे कहीं भी करो, लेकिन 10% पे कर चुके हो। तो ये चीज जो है थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है ना, ये चीज थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है कि भैया सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट मेरे को ढूंढना पड़ेगा जो कम से कम इतना रिटर्न तो दे दे, जिसमें मैं अपने कैश फ्लोज को डाल सकूं। तो ये वाली थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है। लेकिन एनपीवी के केस में क्या एजम्पशन रहता है, एनपीवी ये अज्यूम करता है कि आप अपने डिस्काउंट रेट पे तो एटलीस्ट री इन्वेस्टमेंट कर लोगे। डिस्काउंट रेट क्या होता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो मेरा अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या है कि मैं मान लो एफडी में तो डाल ही दूंगा, और कुछ नहीं होगा तो एफडी में तो डाल ही दूंगा, तो भैया एफडी में तो मैं 7-8% तो कहीं कहीं से भी कमा ही लूंगा, राइट। तो वो अचीव करना इजी है, मैनेजेबल है, रियलिस्टिक है। ये अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप इसी प्रोजेक्ट जितना आईआरआर वापस से कमा लोगे इन कैश फ्लोज पे भी, इंटरिम कैश फ्लोज पे भी। बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर है, ड्रॉबैक क्लियर है आईआरआर का? अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बस आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं पेन एंड पेपर पे करता हूं तो फिर तो हम ये गैस वर्क करते हैं, राइट, ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से करते हैं। आईआरआर क्या होता है, व्हाट इज आईआरआर? द रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो, है ना, द रेट एट विच एनपीवी बिकम्स जीरो। सो हमने क्या किया, और एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, राइट। तो जहां पर ये जीरो हो जाए, जिस रेट पर ये जीरो हो जाए, उसी रेट को हम क्या बोल देंगे कि वो आईआरआर है, राइट। तो अभी इस केस में मैं बस क्या कर रहा हूं, इसी चीज को इक्वेट कर रहा हूं, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो आपके सामने नंबर्स क्या है, आउटफ्लो है 3 मिलियन का, ईयर 1 में वापस से आउटफ्लो है, फिर एक इनफ्लो है, फिर एक इनफ्लो है, राइट। तो अब आपको इसका आईआरआर निकालना है, तो कैलकुलेटर यूज करना सबसे इजी है इस केस में, राइट। तो आपको करना क्या है, सीएफ बटन दबाओ, सीएफ बटन दबाओ अपने कैलकुलेटर में, उसमें कैश फ्लो 1 में जाके इसको फिट करो, फिर कैश फ्लो 2 में जाके इसको फिट करो, ठीक है। और ये दोनों निगेटिव देना, इसको निगेटिव रखना और इसको निगेटिव रखना। कैश फ्लो 3 में ये डालो, कैश फ्लो 4 में ये डालो, उसके बाद आईआरआर का बटन दबा करके सीपीटी दबा दो। अभी करो मेरे सामने, हाथों हाथ करो, मैं कोशिश करता हूँ इस पे अगर मैं कैलकुलेटर आपको दिखा सकूं। अरे नंबर्स क्या थे याद है क्या? 3 लाख, 4.5 लाख, सॉरी, 30, 45, 10 एंड 15 था, है ना। कैश फ्लो बटन दबाया, कैश फ्लो जीरो, कैश फ्लो जीरो कितना था, 3 लाख था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख नहीं, 3 मिलियन था, ओके, 3 मिलियन, 3 मिलियन, एंड देन प्लस माइनस, प्लस माइनस। देवेंद्र का क्वेश्चन है कि आर वी अर्निंग ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट स्टेज। डिप्लॉयमेंट स्टेज में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आज किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो वो स्टॉक कल मैंने जब खोल के अपना पोर्टफोलियो देखा तो दिखा रहा है कि आज 1% गेन हो गया आपका, राइट। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उस पर 1% का गेन आ गया। तो मैं डिप्लॉयमेंट वाले स्टेज में बस पैसा लगा रहा हूं, लेकिन जो पैसा लग गया है वो एप्रिशिएट होना चालू हो जाता है, ठीक है। सो
आपका जो सवाल है कि आर वी अर्निंग ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट स्टेज, अर्निंग का मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ एप्रिशिएट वाली अर्निंग, मतलब अनरियलाइज्ड गेन्स, हाँ अनरियलाइज्ड गेन्स, यस यस, आप जो बोल रहे हैं इज इट जस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, यस देवेंद्र, इट इज जस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन बिकॉज पूरा रिटर्न निकालने में, उसको रियलाइज करने में तो हमने पढ़ा है कि लंबा टाइम लगेगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा, राइट। तो आपको जो कैश में रिटर्न्स मिलेंगे रियलाइज होकर के, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेज में मिलेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन हो रहा है डिप्लॉयमेंट वाले फेज में, ठीक है। आ, कैलकुलेटर नहीं है अभी, हाँ तो आपको यश ने बता दिया ना कि आप, आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, इनफैक्ट आई थिंक आईओएस पे भी है, राइट, तो आपको बस BA2 कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ढूंढनी है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। तो मैंने इसको लॉक कर दिया था ना, कैश फ्लो जीरो, फिर कैश फ्लो वन में क्या था, नंबर ही याद नहीं है अब तो अभी दोबारा क्वेश्चन देखने के लिए जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बताना कैश फ्लो वन में क्या था, ये 3 मिलियन यहाँ था, आई थिंक 4.5 मिलियन था क्या। 4 5, 1 2 3 4 5, अब ठीक है, प्लस माइनस से इसको भी नेगेटिव करो, दूसरा वाला ईयर वन का कैश फ्लो भी क्या था, आउटफ्लो था ना, आउटफ्लो था, ठीक है, ठीक है, कैश फ्लो जीरो हो गया, कैश फ्लो वन हो गया, अभी कैश फ्लो टू में आ रहे हैं। अच्छा, कैश फ्लो टू से पहले फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कैश फ्लो वन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वन ही रहेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही कैश फ्लो 4 5 साल तक लगातार मिलता है, तो उस केस में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। फिर कैश फ्लो टू यानी ईयर टू में क्या आएगा, 1 मिलियन का इनफ्लो, है ना, तो वन, 1 2 3 4 5 6, 6 मिलियन का पॉजिटिव इनफ्लो है, देख रहे हो ना स्टेप्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वन ही रहेगी। कैश फ्लो थ्री में चलते हैं, कैश फ्लो थ्री में कितना, 15 मिलियन का, 15 मिलियन का पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5 6, भैया मेरे को यहाँ से नंबर्स कम दिखते हैं, ओके, लाइटें वाइटें है ना, थोड़ा सा स्क्रीन रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, आई थिंक हो गया अपना नंबर्स डालना, नंबर्स डालना सभी का हो गया, किसी ने कैलकुलेट कर लिया तो मुझे बताएंगे, किसी ने अगर कैलकुलेट कर लिया तो मुझे बताइए। सभी कैश फ्लोज हमने कैश फ्लोज में लोड कर दिए हैं, अब बस आपको क्या करना है, IRR में जाना है, पहले से वैल्यू आ रही है अब यहाँ पे आकर, । 37.74, ये आ रहा है क्या, 37.7 ही आ रहा है क्या सबका, 1 मिलियन इज रियलाइज प्रॉफिट, और ये तो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज है, जब मैंने बोल दिया कि इनफ्लो आ गया, आपके पास इनफ्लो आ गया मतलब तो आपने रियलाइज कर लिया, ठीक है ना। 37.74 आ रहा है सभी का,
तो इसको सही कर लेता हूं मैं, 37.74। ओके। यस, इशिका, प्रथम, शुभम, सभी के आंसर्स आ गए, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब एक दूसरा तरीका। अब आईआरआर तो देखो, हमको कैलकुलेटर से निकालना है, हमारे लिए 2 मिनट का भी काम नहीं है ना। पर हर वक्त आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा, हर वक्त आपके पास कैलकुलेटर हो जरूरी थोड़ी है। तो इसीलिए हम एक शॉर्टकट मेट्रिक भी यूज करते हैं, नॉट आईआरआर, उसके अलावा भी एक मेट्रिक यूज करते हैं जिसको देखते ही हम फटाफट बता सकें कि ये डील अच्छी है कि बुरी है। ओके, सो दैट इज एमओआईसी, मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये भी एक रिटर्न निकालने का तरीका है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये सिंपली आपको ये बताता है कि आपका पैसा कितना गुना ग्रो हो रहा है। इट इज अ शॉर्टकट मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस। फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, मिला कितना डिवाइडेड बाय लगाया कितना। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मिला कितना डिवाइडेड बाय लगाया कितना। अब मिला में रियलाइज्ड भी आ जाएगा और अनरियलाइज्ड भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ बुक होना बाकी है, कोई बात नहीं, टोटल प्रॉफिट जितना है, टोटल वैल्यू ले लो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय जितना आपने इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टेड कैपिटल इंक्लूड्स पेड इन कैपिटल माइनस मैनेजमेंट फीस एंड एक्सपेंसेस। तो जो इन्वेस्टेड कैपिटल आएगा उसमें से मैनेजमेंट फीस को हटा देंगे अपन। बेनिफिट क्या है? इंट्यूटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज ये आपको सिंपल से बता देगा कि आपका पैसा 2 गुना हुआ है कि 3 गुना हुआ है, राइट। सो इट विल हेल्प यू मेक अ डिसीजन। इट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये बिल्कुल प्रिसाइज मेट्रिक नहीं है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, लेकिन एक क्विक तरीका है आपको ये एनालाइज करने के लिए कि वो रिटर्न अच्छी है या नहीं है। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। अच्छा, उससे पहले कंपैरिजन है आईआरआर और एमओआईसी का। आईआरआर जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, कब पैसा आया था, किस दिन गया था, वो सारी चीजें आईआरआर ने नोट कर ली है। लेकिन एमओआईसी के केस में ये देखता ही नहीं है कि वो पैसा कब आया कब गया, राइट। कैलकुलेशन आईआरआर की कॉम्प्लेक्स है, एमओआईसी की सिंपल है। इसका एजम्पशन क्या है? इट रिक्वायर्स री इन्वेस्टमेंट रेट। इसमें कोई ऐसा एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टैंडर्ड यूज क्या है? इट इज एक्चुअली यूज फॉर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। और एमओआईसी क्या है? ये तो शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आईआरआर कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, तो एमओआईसी फटाफट निकाल लो, राइट। तो आप ये भी निकाल के दिखा देते हो और ये तो हम निकालते ही हैं। जब एक्चुअल में आप स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये भी आप निकाल के दिखाते हो मल्टीप्लायर, और ये भी आप निकाल देते हो, दैट इज आईआरआर। ठीक है, जो कि प्रिसाइज रिटर्न है। एग्जाम्पल से देखते हैं। टोटल कैपिटल दैट इज कमिटेड इज 500 मिलियन। कैपिटल कॉल फॉर ईयर 1, ईयर 1 में कितना पैसा कॉल किया? 300। ईयर 2 में कितना किया? 200। मैनेजमेंट फीस इज 2% पर एनम ऑन कमिटेड कैपिटल। ठीक है, तो 300 या 200 हमारे लिए इरेलेवेंट हो गया, बिकॉज हमको तो कमिटेड पे मैनेजमेंट फीस देनी है। कब 300 बुलाया कब 200 बुलाया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे लिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ईयर 4 में 800 और एंडिंग एसेट वैल्यू 200। एंडिंग एसेट वैल्यू का मतलब ये है कि अभी तक उसको आपने बेचा नहीं है, आपका अनरियलाइज पड़ा है। तो ठीक है, अनरियलाइज हो चाहे रियलाइज हो, दोनों आपको मिलने वाला है ना। तो ये आपका, ये आपको मिलेगा, और डिवाइडेड बाय आपने लगाया कितना, लगाया कितना? 500 मिलियन। लेकिन 500 मिलियन में ये 2% हटा देना। ठीक है, 2% पर एनम है, तो ये तो 4 साल का है ना, तो 4 साल का आपको जो मैनेजमेंट फीस होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो टोटल पेड इन कैपिटल कितना है? 500 मिलियन है। टोटल मैनेजमेंट फीस कितनी हो जाएगी? 500 मिलियन पे 2% 4 साल के लिए, तो 40 मिलियन तो यहीं चले गए। तो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? इन्वेस्टेड कैपिटल 500 में से 40 हटा दो तो 460 ही आपने अल्टीमेटली इन्वेस्ट किया है। और एमओआईसी क्या होगा? जितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय जितना लगाया। मिल रहा कितना है? 800 प्लस 200, ये दोनों आप ही को मिल रहा है, डिवाइडेड बाय लगाया कितना? 460। सो दैट गिव्स यू एन एमओआईसी ऑफ 2.17x, कि मतलब आपका पैसा जो है आप 2 गुना से ज्यादा कर रहे हो 4 सालों में इस इन्वेस्टमेंट के जरिए। ये समझ में आया कि नहीं? कंफर्म कीजिए। एमओआईसी वेरी सिंपल,
वेरी इजी टू हैंडल। आगे बढ़े। यूज ऑफ borrowed funds or leverage. Hedge funds and some real asset funds use borrowing to magnify their gains and losses. The mechanism, it allows investors to take a market position larger than their committed capital. आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अभी पॉकेट में 1 लाख रुपए नहीं है, 50,000 ही है, तो आप मार्केट में 50,000 से ही वो 1 लाख वाला एक्सपोजर ले सकते हो। कैसे? मार्जिन के जरिए, राइट, बोरोइंग के जरिए, राइट। आजकल तो ये चीज जो इन्वेस्टमेंट ऐप से बहुत ज्यादा प्रमोट करती है कि एमटीएफ ले लो, मार्जिन ट्रेडिंग ले लो, राइट, पर उसमें इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो लेवरेज तभी लेने का जब आपका पूरा कन्विक्शन होता है। रिस्क, margin calls can force funds to liquidate positions at unfavorable prices during market rates। अगर आपने डेट लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में दिक्कत क्या है कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिन कॉल आ जाएगा। मार्जिन कॉल आने से आपको बेचना पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट, एंड नीचे कम दामों में आपको बेचना पड़ जाएगा, राइट। अगेन, ये मार्जिन कॉल क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स में आपको डिटेल में कवर की गई हैं। यस, हमको तो बस इसका मतलब समझना है। सौम्या, लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। फिर लेंडर लिमिट्स, एक्सेस टू एडिशनल बोरोइंग मे बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन इट इज नीडेड मोस्ट। जब आप, अगर आप बोरोइंग्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो तो जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब आपको शायद बोरोइंग मिले ही ना, राइट। तो इससे ये भी एक लिमिटेशन होता है लेवरेज या बोरोड फंड्स का। ओके, सो बोरोड फंड्स इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू गेट हायर रिटर्न्स अगर आपका कॉल सही जाता है, आपका बेट अगर सही जाता है। लेकिन इसमें डाउनसाइड ये है कि भैया इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, राइट, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। फॉर्मूला, द लेवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज दिस। अब ये फॉर्मूला हमने कल ऑलरेडी देख रखा है। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड टॉट दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस क्लास। अच्छा, एक चीज लेकिन चेक कर लेना, आई थिंक मेरी कल की क्लास में ये जो फॉर्मूला लिखा गया था वो शायद ये उल्टा हो गया था। ओके, सो प्लीज इसको एक बार चेक कर लेना कि क्या ये फॉर्मूला पिछली वाली जो क्लास के नोट्स थे उसमें गलत तो नहीं चला गया, उल्टा तो नहीं चला गया, ठीक है। क्योंकि कल के एग्जाम्पल में बोरोड और ओन कैपिटल दोनों बराबर था तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, ठीक है। लेकिन दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। रिटर्न, दैट इज लेवरेज रिटर्न, इज इक्वल टू आर प्लस, दैट इज आर इज द अनलिवर्ड रिटर्न, बिना लेवरेज के कितना रिटर्न होता, प्लस योर प्रोपोर्शन ऑफ, दैट इज योर बोरोड फंड्स एंड ओन कैपिटल, ठीक है। आर आप कमा रहे हो, बी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आर बी इज द इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप लेवर्ड रिटर्न निकाल सकते हो, लीवर्ड रिटर्न निकाल सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, नेट कैपिटल इज 200 मिलियन आप अपना लगा रहे हो, बोरोड फंड्स आप 100 मिलियन लेकर के आ रहे हो, बोरोइंग रेट है 5% पर एनम का, करंट पोर्टफोलियो रिटर्न जो आपको दिया गया है दैट इज 18%। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आर एल दिया गया है, आर एल यानी कि आपको लीवर्ड रिटर्न दिया गया है कि लेवरेज की मदद से जो आपका अल्टीमेटली फाइनल रिटर्न आएगा आपको वो बता दिया गया है 18% का। कल हमने एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया था दैट वाज ऑपोजिट, कि हमको नॉर्मल रिटर्न बताया गया था और हमको लीवर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना था, मैंने एक्सेल पे भी आपको करके दिखाया था। ओके,
तो आज का केस जो है वो उल्टा है कि आपको लीवर्ड रिटर्न दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आपका नॉर्मल आर कितना है वो बताओ। नॉर्मल आर कितना है वो बताओ। तो क्या ये आप बता सकते हो? क्या आप मुझे आर क्या होगा ये कैलकुलेट करके बता सकते हो? ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। इस फॉर्मूला में सभी नंबर्स पुट करने हैं, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। 0.18 इज इक्वल टू आर प्लस बोरोड कितना है 100 और अपना कैपिटल कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 5% है ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो फटाफट। क्विकली इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। आर प्लस ये तो क्या हो गया 0.5 इंटू आर माइनस 0.05। ठीक है, तो 0.18 इज इक्वल टू आर। अच्छा, इसको मैं मर्ज कर लूँ क्या एक ही बार में? चलो, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। 0.5 आर माइनस 0.025। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो गया 1.5 आर। 1.5 आर और 0.8 प्लस 0.025 क्या हो जाएगा 0.18 और 2 कितना हो गया 205 हो गया, राइट। तो R कितना हो जाएगा, R इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.205 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आता है 0.205 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आता है, ये कंफर्म कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम्म। 0.205 डिवाइडेड बाय 1.5 13.66% आ रहा है क्या? 13.66%। हाँ, 6 7 बोल लो, 6 6 बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, 7 कर देता हूँ, चलो। 666 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो बस यही आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार। फाइनल आंसर इज वही 13.67 ही आ रहा है, पर इन्होंने अलग से अलग तरीके से किया है। एक अलग फॉर्मूला आपको दे दिया है, राइट। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने, वैसे तो मैंने ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया है तो, और ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया कल एक्सेल में कि वो भी आप कर सकते हो, राइट। पर एग्जाम में क्या होता है ना, लॉजिक लगाने में टाइम लगता है। अगर आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल प्लेन बेसिक तरीके से कर लूंगा, तो उस चीज में आप कर तो लोगे लेकिन टाइम आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है तो क्या, फटाफट नंबर्स बिठाए, कैलकुलेटर में डाला, आंसर हो गया। ओके, तो बस इस चीज में जो फॉर्मूलाज हैं आपके काम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको और एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं कि आपका रिटर्न क्या होगा। तो दिस इज योर आपका कैपिटल पे, राइट। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 200 का, और उस पे आप 18% कमा रहे हो, राइट। उस पे आप 18% कमा रहे हो, और जो 100 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे आप 5%, ये बेसिकली आप दे रहे हो। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड, so that gives you 13.66%। ओके, अगेन नॉट रिकमेंडेड कि आप कई सारे फॉर्मूलाज रटो, मैंने आपको दूसरा तरीका दिखा दिया, वो भी कर सकते हो। ओके, सो अनलीवर्ड एसेट रिटर्न 13.67 का है, लेकिन क्योंकि हमने लेवरेज यूज किया इसलिए हमारा रिटर्न कितना हो गया था 18% हो गया था। ओके, तो सिंपल आगे बढ़ सकता हूँ।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Accounting standards require investments to be recorded at fair value. अब थोड़ा सा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाए, तो जब आपके बैलेंस शीट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को आपको ईयर एंड पे बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है, राइट? Many alternatives do not trade in transparent markets, making fair value dependent on assumptions. जब आपको सही फेयर वैल्यू नहीं पता होती है, अगर वो मान लो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं, वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो उसका तो हमको पता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, उसकी आज वैल्यू इतनी होगी, राइट? तो उस वैल्यू पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी बैलेंस शीट पे. लेकिन ऑल्टरनेटिव्स के केस में तो दिक्कत ही ये है ना कि आपको सही तरीके से पता नहीं होता कि अभी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, अभी इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, राइट? Infrequent valuations based on level 3 inputs can make returns appear less volatile and less correlated with traditional assets than they actually are. तो जब आप इस तरीके से assumption लेकर के कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी होगी, जब आप उस तरीके से वैल्यूएशन करते हो, जब आप उसके रिटर्न्स दिखाते हो, तो उससे होता क्या है, आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत लेस वॉलेटाइल हो जाते हैं. क्योंकि आप तो एक स्टेडी अजम्पशन ही लेते हो ना कि 7% से ग्रो हो जाएगा, 6% से ग्रो हो जाएगा, तो आपकी रिटर्न्स ऐसे दिखती हैं, आपकी रिटर्न्स ऐसे दिखती हैं कि भैया रिटर्न आपने ऐसा कमाया. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वो ऐसा होता है, लेकिन अपने को तो पता नहीं है ना, डेटा नहीं है, तो इसीलिए इट अपियर्स लेस वॉलेटाइल एंड ऑल्सो लेस कोरिलेटेड. हमने ये बोला था ना कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बीच में कोरिलेशन कम होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है, लेकिन वो हमको लगता ज्यादा है कि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में शायद वो कम ही होता है. ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लेवल 3 इनपुट्स. तो ये लेवल 3 इनपुट्स को समझाने के लिए अपने को नेक्स्ट स्लाइड में आना पड़ेगा. लेवल 3 क्या होता है? तो फेयर वैल्यू हायरार्की, ठीक है, इसको आप ना थोड़ा सा मान सकते हो कि मतलब एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप बिना पढ़े चले गए तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे, है ना? तो एक बार पढ़ने वाली चीज है, बाकी है तो सिंपल ही. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना इसको. फेयर वैल्यू हायरार्की, इसमें क्या बोला जा रहा है? द हायरार्की ग्रुप्स वैल्यूएशन assumptions इनटू 3 लेवल्स. हम जो assumptions लेते हैं ना फेयर वैल्यू की, उसको हम 3 लेवल्स पे लेते हैं. पहला लेवल क्या है? कोटेड प्राइसेस इन एक्टिव मार्केट्स फॉर आइडेंटिकल एसेट्स. आप जिस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक एक्टिव मार्केट का एसेट है और उसकी प्राइसेस जो है मार्केट में ट्रेड होती हुई आपको दिख जाती है, तो उसके हिसाब से भैया फेयर वैल्यू निकालना क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो इस वाले केस में हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट होता है रिलायबिलिटी. इस चीज पे आप अगर फेयर वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी रिलायबिलिटी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इसकी हमको कोटेड प्राइसेस मार्केट में दिख रही हैं. ओके, नेक्स्ट इज लेवल 2, inputs other than quoted prices that are observable directly or indirectly. मतलब हो सकता है एकदम डायरेक्टली आपको नहीं दिख रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल ओटीसी डेरिवेटिव्स वैल्यूड बाय मॉडल्स यूजिंग मार्केट रेट्स, ठीक है, तो लेवल 2 को आप लिंक करो इस वर्ड पे, इस वर्ड पे आप फोकस करो कि लेवल 2 का हमको हमारा एसेट का भी क्या भाव चल रहा है, ये हमको डायरेक्टली मार्केट में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम कुछ मॉडल्स लगाकर इसका अनुमान लगा सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं मॉडल्स के बेसिस पर. जैसे मान लो आपने कोई इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रखा है, तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप की आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, आप कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि अभी मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, राइट? तो वो आप मॉडल्स के जरिए निकाल सकते हो. फाइन, दिस इज लेवल 2. लेवल 3 क्या है? अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स. हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, ठीक है? ऐसा कब होता है?
व्हेन यू आर डूइंग कैश फ्लो प्रोजेक्शंस फॉर अ प्राइवेट कंपनी, जब आप किसी कंपनी के लिए डीसीएफ मॉडल बना रहे हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हो किसी कंपनी का, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी का हमको अग्गा पीछा जो है ज्यादा पता नहीं होता है कि भैया पहले इसने क्या क्या चीजें कर रखी हैं। जितनी इंफॉर्मेशन वो आपको दे दे उतनी ही मिल जाएगी, ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। और फ्यूचर क्या होगा अगेन उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो उस बेसिस पे अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो किसी कंपनी का, आपने कैश फ्लोज फोरकास्ट कर दिए, वो कैश फ्लोज कितने ज्यादा रिलायबल होंगे, ज्यादा नहीं है, ज्यादा रिलायबल नहीं होते। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज के केस में डीसीएफ बहुत सोच समझकर और बहुत गिने चुने केसेस में ही किया जाता है, जहां कैश फ्लोज पे थोड़ा बहुत भी रिलाई किया जा सके। अदरवाइज कॉम्परेबल्स जिंदाबाद, रिलेटिव वैल्यूएशन जिंदाबाद। ओके। और दूसरा ऐसा कब होता है, रियल एस्टेट के केस में। भाई मेरे खेत के इस प्लॉट का दाम आज 1 लाख रुपए गज होगा, राइट, होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, वो मेरे खेत से 5 किलोमीटर आगे एक दूसरा खेत बिका था अभी 6 महीने पहले, तो उसको 90,000 रुपए गज के रेट मिले थे। उस हिसाब से मैं अपने प्लॉट का आज वैल्यूएशन निकाल रहा हूं। ये क्या है, अनुमान है, अनऑब्जर्वेबल इनपुट, डायरेक्टली मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो मैं बस अनुमान लगा रहा हूं, अंदाजे लगा रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा इस रेट से मेरे को रिटर्न मिलेंगे। दैट इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट, लेवल 3, जिसपे भरोसा सबसे कम किया जा सकता है। बताइए, तीनों लेवल्स क्लियर है। लेवल 1 जिसमें कोटेड प्राइसेस दिख जा रहे हैं, एक्टिव मार्केट है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, राइट। स्टॉक एक्सचेंज पर आपको स्टॉक के प्राइसेस क्लियरली दिख रहे हैं। आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो रिलायंस का शेयर आज कहां गया है उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू निकाल लोगे, राइट। दैट इज लेवल 1। लेवल 2 क्या है, डायरेक्टली नहीं पता लेकिन इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को डेरिवेटिव का क्या वैल्यू होगा वो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ये तो पता है ना कि आज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो मेरे को मार्केट से क्या मिल जाएगा, मेरे को मार्केट से इंटरेस्ट रेट्स मिल जाएंगे, उसको मैं मॉडल में बिठा के अपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लूंगा। दिस इज लेवल 2, डिराइव्ड वैल्यूएशन। लेवल 2 इज डिराइव्ड वैल्यूएशन एंड लेवल 3 इज प्योर गैस वर्क। इट इज जय माता दी वाला गैस वर्क। दिस इज लेवल 3। आगे बढ़ सकता हूं। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे क्या लेवल 1 वाला गैस कि लेवल 2 वाला गैस। हाँ। चैलेंजेस विद लेवल 3 इनपुट्स, तो लेवल 3 पे क्या दिक्कतें हैं, इनफ्रीक्वेंट अपडेट्स, वैल्यूएशन में रिमेन एंकर्ड नियर इनिशियल कॉस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, राइट। आपको काफी समय तक, जब तक कोई दूसरा बेंचमार्क नहीं दिखता है तब तक आप पुराने वाले पे ही चलते रहते हो। ये जो फेयर वैल्यू वाली जो हायरार्की है ना, ये इन जनरल है। अगर आप ऑल्टरनेटिव एसेट्स के केस में अगर आपको लेवल 1 मिल जाता है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन यूजुअली आपको लेवल 1 मिलेगा नहीं, बिकॉज हमने तो बात ही ये की है कि इस केस में मार्केट इनएफिशिएंट होता है, राइट। तो आपको जो पोजीशंस है आपकी वो कहीं रिपोर्ट भी नहीं की जाती, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो यूजुअली ऑल्टरनेटिव्स के केस में आप लेवल 3 पर आते हो, आप लेवल 3 पर आते हो। ठीक है, यही चीज तो यहाँ बोली गई थी। अभी जो हम पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, यहाँ पर यही तो बोला गया था कि हम लेवल 3 इनपुट्स के बेसिस पर चल रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है, इंटरिम वैल्यूज मे नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल एग्जिट कॉस्ट इफ द मैनेजर इज फोर्स टू लिक्विडेट प्रीमेच्योरली। आपको अगर इंटरिम बेचना पड़ जाए, राइट, सो इफ यू हैव टू लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट प्रीमेच्योरली, देन आपको नुकसान सहना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू एड अनदर कॉस्ट। Conflict of interest. Fund managers may have incentives to overstate interim values to justify higher fees. अगर एजम्पशन के बेसिस पे ही चलना है तो फंड मैनेजर तो हमेशा हायर वाला एस्टिमेट ही देगा आपको, राइट।
लास्टली कैलिब्रेशन, मॉडल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड एंड कैलिब्रेटेड टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट। अब हम जो तरीके से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हो, हमको वो चीज क्या करनी पड़ेगी, एसरटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ अलग ही चल रहा है और इंडस्ट्री में कुछ अलग ही चल रहा है। तो वी हैव टू कैलिब्रेट आवर मॉडल्स इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ओके, सो दीज आर द challenges with level 3 inputs. Okay, coming on to return calculations. Before fee and after fee. Before fee returns क्या है, calculated like any traditional investment return. ठीक है, कितना कमाया, कितना लगाया। सेकेंड पॉइंट दोबारा समझा दो, क्या इंटरिम वैल्यूज may not reflect actual exit cost if the manager is forced to liquidate prematurely. अभी मान लो मैंने अपने एसेट का 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, मैंने उसकी वैल्यू निकाल के 180 करोड़ दिखा दी है कि मेरे को 180 करोड़ पे अभी उसकी फेयर वैल्यू मेरे को लग रहा है ऐसा होगा। लेकिन इस 180 करोड़ में क्या चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है कि अगर मैं अभी एकदम से बेचने चला गया ना तो शायद मेरे को 180 करोड़ मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं प्री मेच्योर बेच रहा हूं ना। कि भैया प्राइवेट इक्विटी में मान लो मैं 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन मेरे को दूसरे या तीसरे साल में ही निकलना पड़ रहा है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मेरे को निकलना पड़ा तो मेरे को इतनी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, मेरे को इससे कम मिलेगी, राइट। डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो शायद 170 ही मिल पाएगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा मिल ही नहीं पाएगी। तो ये जो आपका प्री मेच्योर बेचने से जो नुकसान होगा, ये चीज इन इंटरिम वैल्यूज में पता नहीं चलती है। हम ये जो 180 करोड़ या जो भी फेयर वैल्यू निकालते हैं वो हम नॉर्मल तरीके से बता देते हैं कि भैया इतना होना चाहिए। लेकिन इतना होना चाहिए अगर मैं आज बेचने जाऊंगा तो इतना मिलेगा क्या, शायद नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट। ये चीज हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। शुभम, ठीक है। बढ़ू आगे। बिफोर फी एंड आफ्टर फी। आफ्टर फी में क्या होता है, एडजस्ट कैश फ्लोज फॉर मैनेजमेंट फीस एंड परफॉर्मेंस और इंसेंटिव फीस। ओके, सो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी बहुत ध्यान से कि आपको जो भी कैलकुलेशन के लिए बोला जा रहा है, वेदर दैट इज नेट ऑफ फीस, दैट इज बिफोर फीस और आफ्टर फीस। ओके, फीस कैन बी कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली और द परफॉर्मेंस फी कैन बी कैलकुलेटेड नेट ऑफ द मैनेजमेंट फी। ये चीज आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको अगर परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट करनी है तो पहले मैनेजमेंट फी हटाना है कि रहने देना। ओके, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या टर्म्स हमको जानना है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वर्सेस नेट ऑफ फीस। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस फीस आर कैलकुलेटेड सेपरेटली बेस्ड ऑन द सेम पूल ऑफ प्रॉफिट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मुझे कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है। 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 60 करोड़ पे ही आप परफॉर्मेंस फी दे डालो, मैनेजमेंट फीस को अलग से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन। नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस में क्या होगा, द परफॉर्मेंस फी इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द मैनेजमेंट फी हैज बीन डिडक्टेड। तो परफॉर्मेंस फी आपको उसी पैसे पे मिलेगा जो मेरे पॉकेट में आ रहा है, इन्वेस्टर के पॉकेट में आ रहा है। जो तुम्हारे पॉकेट में चला गया उस पे तुमको परफॉर्मेंस फी क्यों दूं, राइट। सो दैट इज नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस का कॉन्सेप्ट। ओके, impact, investors generally prefer net of fees calculations as it results in lower total payments to the GP। obvious सी बात है, इन्वेस्टर तो हमेशा नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस ही प्रेफर करेंगे। यस, बेसिक नेट रिटर्न फॉर्मूला, रिटर्न कैसे निकालना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने 120 करोड़ कमाए और 100 करोड़ लगाए थे तो इन दोनों को माइनस करने से क्या आया, मेरा प्रॉफिट आया। लेकिन इस प्रॉफिट में मेरे को 2 रुपया
उसको फीस देना पड़ गया जनरल पार्टनर को, तो मेरे पॉकेट में कितना आया, 18 रुपीज आया। आपने लगाया कितना था, 100 रुपया लगाया था, तो आपका रिटर्न कितना हो जाएगा, 18%। दैट्स इट। ठीक है, अब रिटर्न निकालना देखो, ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ये आप क्लास 5 6 से करते आ रहे हो, है ना, ये निकालना सिखाने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को निकालते वक्त कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी, बस दैट्स इट। बाकी है वही प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और कुछ भी नहीं। देखें एग्जाम्पल देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। सॉफ्ट हर्डल विथ कैचअप। अब ये सब टर्म्स हमने पिछली क्लास में सुन रखे हैं और समझ रखे हैं। हार्ड हर्डल और सॉफ्ट हर्डल में फर्क क्या था? पहली बात तो हर्डल रेट क्या था? हर्डल रेट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो एलपीज को मिनिमम चाहिए, दैट इज हर्डल रेट। अब ये सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। हार्ड होने का मतलब क्या है कि जो हर्डल रेट के ऊपर वाले एक्सेस रिटर्न होंगे सिर्फ उस पे परफॉर्मेंस फी दी जाएगी। और अगर सॉफ्ट हर्डल है तो अगर आपने हर्डल को क्रॉस कर दिया तो इस पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको परफॉर्मेंस फी मिलेगी, सिर्फ एक्सेस पे नहीं, पूरे पे मिलेगी। दैट इज सॉफ्ट हर्डल। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, सॉफ्ट हर्डल बोला गया, मतलब अगर आपने हर्डल रेट क्रॉस कर दिया तो आपको पूरे पे परफॉर्मेंस फी देंगे हम। और विथ कैचअप क्लॉज, मतलब पहले एलपीज को बांटो, एलपीज को बांटने के बाद फिर जीपी बोलेगा अब मेरा भी पेट भर दो, राइट। तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं। 100 मिलियन इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सॉफ्ट हर्डल हमने कितना बताया था, 8% का बताया था। परफॉर्मेंस फी 20% की दी जा रही है, मतलब 20% जीपी को मिलेगा, 80% एलपीज को मिलेगा। एग्जिट वैल्यू क्या है, 160 मिलियन। 160 मिलियन, तो 60 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। एलपीज को मिनिमम कितना चाहिए था, 8 मिलियन चाहिए था, राइट। तो इसके ऊपर जितना भी कमा लिया, तो अब मतलब जीपी जो है वो एलिजिबल हो गया। बाकी उसको मिलेगा तो पूरे पे ही, मिलेगा तो पूरे पे ही। शो द कैरिड इंटरेस्ट वाटरफॉल एलोकेशन बिटवीन एलपीज एंड जीपी। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, हाँ। हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि कैचअप क्लॉज वगैरह तब लागू होगा, मतलब जीपी को पैसा तब मिलता है जब आपने पहले एलपी को जितना चाहिए था वो दे करके संतुष्ट कर दिया। तो सबसे पहले उसमें कंडीशन, ये चीज टेक्स्ट में लिखी हुई थी, ये चीज टेक्स्ट में लिखी हुई थी कल, दैट पहले आपको उनको क्या देना पड़ेगा, जो उनका कमिटेड कैपिटल है, पहले वो कैपिटल उनको लौटाओ, पहले वो कैपिटल उनको लौटाओ। ओके, तो ये 100 मिलियन हमने लिया था एलपी से, लो पहले तो तुम ये 100 मिलियन वापस पकड़ो अपना। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए था, आपने मिनिमम 8% हमसे मांगा था, राइट। तो 8% ऑफ कितना, 100, तो कितना निकल के आता है, 8 मिलियन। ये 8 मिलियन भी लो, एलपी को जा करके दे दो। आपका 100 मिलियन मैंने आपको वापस कर दिया। आपने एक्सपेक्टेड 8 मिलियन मांगा था, वो 8 मिलियन भी लो, आप अपने पॉकेट में डालो। तो एलपीज का पहले पेट भर दो, ठीक है। अब जीपी बोलेगा कि देखो आप लोग को तो जितना मिनिमम चाहिए था उतना मैंने दे दिया, ठीक है। अब और भी जो प्रॉफिट आएगा वो भी हम बांटेंगे, पर पहले मुझे भी दे दो, पहले मुझे भी दे दो जितना आपने ले लिया। बिकॉज एलपी और जीपी का यहां पर शेयर क्या चल रहा है, एलपी और जीपी का शेयर चल रहा है कि 80% ये लोग खाएंगे, 20% जीपी खाएगा। यही तो डिसाइड हो रखा है ना, कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 80% ये लोग लेके जाएंगे, 20% जीपी लेके जाएगा। तो अब ये देखो कि हमने एलपीस को 8 मिलियन दे दिया, हमने एलपीस को 8 मिलियन दे दिया। तो 8 मिलियन के हिसाब से अब इसको भी इसका 20% दो, इसको जीपी को भी इसका 20% दो, कैचअप करवाओ भाई इसको भी, कि तुम लोगों ने अपना 8 मिलियन ले लिया विच विच इज 80%, तो मेरे को भी मेरा 20% दो। तो कैसे निकलेगा भाई, 8 मिलियन इज 80%, तो इसका 20% कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 मिलियन। ये समझ में आया कि नहीं, कि अगर तुम 8 मिलियन लेते हो तो अब मेरे को भी 2 मिलियन दो, मेरे को भी 2 मिलियन दो। आई ऑल्सो नीड टू कैचअप, राइट। तुमने खाना खा लिया, थोड़ा मेरे को भी खिलाओ, आई ऑल्सो नीड टू कैचअप। तो अब 2 मिलियन ये लेगा सबसे पहले, अब जीपी लेगा, पहले अब जीपी लेगा,
ठीक है, ताकि ये इनके बराबर आ जाए। अब क्या हो गया है, जितना भी प्रॉफिट था वो इन दोनों में 80-20 में बट गया है, टोटल नहीं बटा अभी तक। 8 मिलियन यहां बटा, 2 मिलियन यहां बटा, मतलब 10 मिलियन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर डाला। 10 मिलियन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर डाला। टोटल प्रॉफिट कितना था, 60 मिलियन का था। अब और कितना बांटना बांटना बाकी है, 50 मिलियन और बांटना बाकी है। तो इस 50 मिलियन को क्या करो अब, 80-20 के रेशियो में बांट दो, बिकॉज अब तो जो देना था जिसको वो सब जा चुका है। अब डायरेक्टली 80-20 कर लो। तो 40 मिलियन एलपी के पॉकेट में, और इसका 20% 10 मिलियन जीपी के पॉकेट में। तो टोटल जीपी के पॉकेट में कितना जाएगा, ये 2 मिलियन इधर गया, ये 10 मिलियन इधर गया, टोटल कितना आ गया, 12 मिलियन। अल्टीमेटली मिलना कितना है, 60 का 20%, दैट इज उसको 12 ही मिलना है। उसको मिलना तो अल्टीमेटली 12 ही था, बस कैचअप की वजह से ये 2 मिलियन उसको पहले देना पड़ गया। ये 2 मिलियन उसको पहले देना पड़ गया कि तुम अपना 80% ले गए, मेरे को मेरा 20% दो अब पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल रुका हुआ हूं, जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होते तब तक बैठा हूं मैं। बताओ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वो बताओ। अतुल का एक क्वेश्चन आया है सॉफ्ट और हार्ड हर्डल को लेकर के दोबारा समझाने के लिए, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। अतुल के लिए मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। हर्डल रेट, कल मैंने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। मान लो एलपीज ने बोला है कि मुझे कम से कम 8% का रिटर्न कमा करके दो। ओके, सो अब अगर ये हार्ड हर्डल है, अगर ये हार्ड हर्डल है और आपने 12% का रिटर्न कमा कर दे दिया, तो परफॉर्मेंस फी किस प्रॉफिट पे मिलेगी, परफॉर्मेंस फी मिलेगी 12% माइनस 8% पे, यानी कि सिर्फ 4% पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस फी 20% है, तो आपको इस 4% पे 20% मिलेगा, आपको इस 4% के ऊपर 20% मिलेगा। लेकिन अगर सॉफ्ट हर्डल होता, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आपने इस 8% को क्रॉस किया या नहीं किया। अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया, आपने 12% आपने सच में अचीव कर लिया, विच इज ग्रेटर देन 8%, तो हम आपको इस पूरे 12% पे 20% प्रॉफिट देंगे। दिस इज व्हाट सॉफ्ट हर्डल टेल्स। ठीक है अतुल। हाँ, कैचअप वाले पे आपका डाउट आ रहा है, एंड दैट इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड कि ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, इसको आप ना ऐसे देखो कि ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का कल मैंने मतलब समझाया था आपको। वाटरफॉल का मतलब क्या था कि भैया पानी एकदम ऐसे पहले पहले वाले पत्थर पे आएगा, उसके बाद दूसरे वाले पे ही आएगा, सीधे तीसरे वाले पे नहीं जा सकता, है ना। तो आपको ये पत्थर डिटरमाइन करना है कि पहले जो प्रॉफिट आया वो पहले किसके पॉकेट में जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, उसी को बोलते हैं वाटरफॉल। तो हम ये वाटरफॉल बना रहे हैं कि ये प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा। ठीक है ना। तो पहले हमने इस प्रॉफिट को बांटा कि हमने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और 100 मिलियन को हमने 160 मिलियन पहुंचा दिया, 160 मिलियन हमने पहुंचा दिया। तो अब इस 60 मिलियन का जो प्रॉफिट है, ये जो टोटल 160 है, अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में बैठ के खाएंगे। ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज आ गया। ठीक है, कि हमने कमाई कर ली, डिप्लॉय कर लिया, डिप्लॉय करके प्रॉफिट कमा लिया, अब इसको बांटने की बारी है ना। अब इसको बांटेंगे 160 को। तो 160 को कैसे बांटा जा रहा है वो देखो। सबसे पहले हमने $100 मिलियन एलपीस को दिए, जो उनका कैपिटल था, कि तुम अपना कैपिटल पहले साइड करो। ठीक है, वो चीज हुई। उसके बाद एलपीस को जितना मिनिमम प्रिफर्ड रिटर्न चाहिए था, जो उनका हर्डल रेट था, उसके हिसाब से उनका कितना हिस्सा बनता है वो निकाल के साइड करो। दैट इज 8% ऑफ 100, दैट इज 8 मिलियन। ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि जीपी भी यहां पर थोड़ा सा समझदार था, उसने क्या बोला कि ये जो हर्डल वगैरह तो ठीक है, आपको जो चाहिए उतना मैं दूंगा, लेकिन इस चीज पे एक कैचअप लगाया जाए। ठीक है, इस चीज पे एक कैचअप लगाया जाए कि जब आप अपना पैसा ले जाओगे, जब आप अपना पैसा ले जाओगे,
तो फिर मुझे भी उसी हिसाब से मेरा हिस्सा चाहिए होगा। हिस्सा कैसे तय हो रहा है? हिस्सा हमने पहले ही डिवाइड कर लिया है कि जो भी कमाई होगी उसका 80% एलपी का, 20% जीपी का। 80% एलपी का, 20% जीपी का। तो मैंने क्या बोला, ये जो 8 मिलियन है, आप 8 मिलियन लेकर के गए, ठीक है? तो अब जीपी को कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड किया जा रहा है। एलपी को 8 मिलियन मिल गया, अब जीपी को कितना मिलना चाहिए वो डिसाइड किया जा रहा है। तो हमने इसी इक्वेशन की मदद ली, हमने इसी इक्वेशन की मदद ली कि अगर एक भी पैसा एलपी को जा रहा है, उसको 80% मिलना चाहिए, तो जीपी के पास कितना रुपया आएगा? अगर 8 मिलियन 80% है तो 20% कितना होगा? अगर 8 मिलियन 80% है तो 20% कितना होगा? जितना भी होगा उतना जीपी के पॉकेट में दे दो। तो क्या होगा? 8:2। इसको 8 मिल गए, इसको 2 मिल गए, तो इनका जो 80-20 का रेशियो है वो बरकरार हो जाएगा। वो बरकरार हो जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ ये 80 दे करके छोड़ दिया था। तो जीपी बोल रहा भाई मेरे को भी तो दो कुछ, मेरा 20% भी तो मिलाओ, मेरा 20% भी तो मिलाओ। एलपी अपना लेकर के चले गए, तो इसीलिए ये 2 मिलियन हमको पहले देना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ कैचअप, बिकॉज ऑफ कैचअप क्लॉज। ये 2 मिलियन कैसे निकला ये समझ में आया कि नहीं? अब आप ऐसे सोच के देखो, मान लो, ठीक है, मैं एक बार और एग्जांपल लेता हूं। इसको मैंने 8 रुपीज दिया। अब इसको मैं कितना रुपया दूं, कितना रुपया दूं कि इसका भी 20% इसके पॉकेट में आ जाए? अब आप बताओ, इसकी कैलकुलेशन आप खुद निकालो, इसकी कैलकुलेशन आप खुद निकालो। देवेंद्र पूछ रही है अमेरिकन है कि यूरोपियन है। अभी इस केस में एक ही डील है ना, तो मैटर ही नहीं करता कि वो अमेरिकन है कि यूरोपियन। एक ही डील है ना यहाँ पर। तो मल्टीपल डील्स होती तो उसका सवाल भी आता। ठीक है देवेंद्र। सॉफ्ट हर्डल का रोल क्या था? सॉफ्ट हर्डल का रोल ये था, सॉफ्ट हर्डल का रोल ये था दैट आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? 60 मिलियन का, राइट? और आपका बेंचमार्क कितना था? 8 मिलियन का। तो अगर ये हार्ड हर्डल होता ना तो मैं 8 मिलियन माइनस करके 52 पे उसको प्रॉफिट देता, उसको परफॉर्मेंस फी देता। लेकिन अभी मैं उसको पूरा का पूरा 60 मिलियन पे परफॉर्मेंस फी दे रहा हूं, 20% का। ये डिफरेंस होता, ये होता हार्ड के केस में और ये होता सॉफ्ट के केस में। और बताओ। 20% ऑफ 8 नहीं होगा मानव, 20% ऑफ 8 नहीं है वो। मेरे इस क्वेश्चन पे आता हूं मैं वापस से। मान लो, अरे आपने वो मूवी नहीं देखी है क्या? हम्म, अरे अक्षय कुमार उसमें चोर होता है, उसका साथी भी चोर होता है। वो लोग चोरी करने के बाद आपस में एक दूसरे अपना अपना हिस्सा बांट रहे होते हैं, ये मेरा ये तेरा, इस तरीके से करके। तो वही चीज करनी है अपने को कि भाई अपन ने 60 मिलियन कहीं से मार लिए, ठीक है? तो अब हम लोग आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं, मेरे को 20 मिलना है, आपको 80 मिलना है, ठीक है? तो मैंने आपको 8 मिलियन दे दिया, मैंने आपको 8 मिलियन दे दिया। तो अब मेरे को मेरा 20% का हिस्सा दो, कितना होगा बताओ? ये मैथ्स है, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये सीएफए नहीं है, ये क्लास 5 क्लास 6 वाली मैथ्स है। बस इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। हाँ, राउडी राठौर। हाँ वही वाली। आप बस मुझे ये बताओ, आपके पास 8 रुपया दे दिया, क्यों दिया वो सब भूल जाओ। मैंने आपको 8 मिलियन दे दिया, और अब हमको इस चीज को बैलेंस आउट करना है कि आपका 80% जब भी होगा मेरा 20% मेरे पास आना चाहिए। तो अब बताओ, अगर 8 मिलियन 80% है तो 20% कितना होगा?
ताकि हम लोग दोनों का ये बैलेंस बना रहे कि आपको 80 मिलेगा तो मुझे 20 मिलेगा, आपको 80 मिलेगा तो मुझे 20 मिलेगा, ये चीज बैलेंस आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 80 ले जाओ और उसके बाद और लेते जाओ, तो हमारा तो परसेंटेज बिगड़ जाएगा ना फिर। यस। तो अतुल ने अभी क्या कैलकुलेशन करा कि 8 अगर 80% है तो 20% कितना होगा। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, ये यूनिटरी मेथड हो गया कि इफ यहाँ पे, यहाँ कर लेता हूं कि अगर आपने 80% के लिए उसको 8 मिलियन दे दिए तो 1% के लिए कितना देना चाहिए। 80% के लिए अगर किसी को 8 मिलियन दिया जाता है तो 1% के लिए कितना दिया जाना चाहिए, 8/80%। तो मुझे कितना मिलना है, जीपी को कितना मिलना है, 20%। तो 20% के लिए कितना दिया जाना चाहिए, 8/80 × 20। ये यूनिटरी मेथड है। तो अगर मुझे 2 मिलियन मिल जाता है, अगर जीपी को 2 मिलियन मिल जाता है, तो ये 80/20 का रेशियो जो है एलपी और जीपी के बीच में, ये मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। अब बताओ। यूनिटरी मेथड है। आपको बस ये चीज पे जोर देना है कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर डालूं कि इसका 80 और इसका 20 का जो वे बैलेंस है वो मैच हो जाए। ओके। तो बस ये 2 मिलियन आ गया, और एक बार ये 2 मिलियन आ जाता है तो अब इनका 80/20 मैच हो गया। अब उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उसको आप, कितना बचा, 50 मिलियन बचा, वो 50 मिलियन आप आपस में क्या कर लो, फ्लैट बांट लो। बिकॉज अब इसके बाद तो और कोई स्टेप बचा नहीं ना, इसके बाद तो और कोई स्टेप बचा नहीं कि अब फाइनली जो जितना बचा है बोरी के अंदर में वो सारा पैसा आपस में क्या कर लो, एक बार में 80/20 कर दो। ठीक है। वो पहले क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज पहले अपने को क्या करना था, उसको जो फिक्स रिटर्न है उसका, जो प्रिफर्ड रिटर्न है उसका, पहले उसको वो बांटना था। इसीलिए हमको कैचअप करवाना पड़ा। पर ये तो रेसिडुअल फिगर है, ये 50 मिलियन जो बचा ये तो रेसिडुअल फिगर है। तो रेसिडुअल फिगर तो आप डायरेक्टली बांट दो 80/20 करके। बोलो 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 बोलो। बढ़ सकता हूँ आगे। वैसे ये मास्टर प्रॉब्लम है भी नहीं, मास्टर प्रॉब्लम अब आएगा। मतलब ये प्रॉब्लम कर लिया तो आपने ज्यादातर चीजें कवर कर ली। नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कैसे सेट करते हो, तो कैलकुलेटर का तो मेरा एक लेक्चर है। ठीक है, वो आपको ऐप में अगर नहीं दिख रहा है अभी, तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो। कैलकुलेटर A to Z पूरा सिखा रखा है। ठीक है। बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाई वाटर मार्क कैलकुलेशन, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट एक बार रिवीजन करवा दूं। हाई वाटर मार्क क्या था। हाई वाटर मार्क का मतलब था, अगर आपने लेट्स से 100 मिलियन है, 100 मिलियन का 120 गया, 120 से आप वापस 110 पे आ गए, फिर 110 से वापस 115 पे आ गए। मैंने कल वाला ही एग्जांपल ले लिया शायद, राइट। तो आपको रिकॉल करना इजी हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि 110 से जब आप 115 पे गए तो क्या इस पे आपको शाबाशी यानी कि परफॉर्मेंस फीस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पे मेरा जवाब ये था कि नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज 120 पे तो मैं पहले ही बैठा था। आपने ये जो नुकसान करवाया है ये तो उसकी भरपाई हो रही है, राइट। तो हाई वाटर मार्क क्या होता है, हाई वाटर मार्क वो लेवल होता है जिसके नीचे आपको परफॉर्मेंस फी नहीं मिल सकती। अगर आपको परफॉर्मेंस फी चाहिए तो इसके ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी परसेंटेज लेता है जीपी। हाँ। नहीं, परसेंटेज आप मैनेजमेंट फीस बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस फी बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस फी प्रॉफिट में मिलेगा।
मैनेजमेंट फी टोटल कमिटेड कैपिटल पे मिलेगा या एयूएम पे मिलेगा। ओके, अगेन ये भी कल डिस्कशन अपन कर चुके हैं, है ना। तो आप इसलिए मैंने बोला था कि आज वाली क्लास और कल वाली क्लास जो है पूरी इंटरलिंक्ड होने वाली, एंड इसलिए मैंने रिवीजन करके आने के लिए भी कहा था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 100 मिलियन। शुरू में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईयर 1 का रिटर्न कितना है? 30% का। ठीक है। ईयर 1 एंडिंग वैल्यू नेट ऑफ फीस 122.96। फीस काटने के बाद आपका फंड की वैल्यू कितनी हो गई है? 122.96, राइट। वैसे तो 130 होता फंड की वैल्यू, लेकिन फीस ले जाने के बाद कितना बचा? 122.96। तो ये हमारा क्या बन गया? हाई वाटर मार्क। अरे वाटर मार्क समझते हो कि नहीं? हम चिन्ह लगा देते हैं ना कि भैया नदी का पानी यहां तक आया था, फिर और बढ़ जाता है तो हम वहां लगा देते हैं कि नदी का पानी यहां तक आ चुका है पहले, राइट। तो आपको अगर वो पानी वहीं से वापस नीचे चला जाता है तो और चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो वाली चीज कर रहे हैं अपन। ईयर 2 रिटर्न क्या है? पोर्टफोलियो डिक्लाइंस टू 110। अब 122 से हम कहाँ आ गए? 110 पे आ गए। और फिर ईयर 3 में क्या हुआ? 110 से वापस पोर्टफोलियो इंक्रीज होकर 128 पे आ गया। फी का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है? 1% मैनेजमेंट फीस है, 20% परफॉर्मेंस फी है। दैट इज अगेन नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, नेट ऑफ मैनेजमेंट फी। ठीक है, तो जब भी परफॉर्मेंस फी निकालेंगे प्रॉफिट में से पहले मैनेजमेंट फी को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस फी का परसेंटेज मारेंगे। ओके, थोड़ा और स्लो हो जाता हूं मैं। सबसे पहले ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन का है। वी आर इन्वेस्टिंग 100 मिलियन इनिशियली। प्रॉफिट कितना हुआ? 30%, दैट इज 30 मिलियन। ग्रॉस पोर्टफोलियो वैल्यू वुड बी 130 मिलियन, राइट। मैनेजमेंट फीस कितना पे हुआ? 130 मिलियन का 1%, राइट। एंड ऑफ वैल्यू, एंड ऑफ फंड जो वैल्यू है उस पर 1% उसको दिया जा रहा है, दैट इज 1.3 मिलियन। तो 130 में से 1.3 मिलियन माइनस कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर मैनेजमेंट फीस? 128.70। 128.70। ये क्यों माइनस करके ये वाली वैल्यू निकालें? बिकॉज परफॉर्मेंस फी इसके हिसाब से देंगे, ठीक है ना, 130 के हिसाब से नहीं। प्रॉफिट नेट ऑफ मैनेजमेंट फी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 128 माइनस 100, दैट इज 28.70। अब परफॉर्मेंस फी आपको इस प्रॉफिट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 30 मिलियन से ये माइनस कर देते तो आपको ये मिल जाता 28.7। अब इस पे आप 20% लगा के उसको परफॉर्मेंस फी दोगे, कितना मिल जाएगा उसको? 5.74 का परफॉर्मेंस फी मिल जाएगा। ये परफॉर्मेंस फी माइनस करने के बाद आपकी एंडिंग एनएवी कितनी आ रही है? 122.96। ओके, टोटल फीस फॉर ईयर 1 कितनी हो गई? 5.74 यहां दिया है, 1.3 यहां दिया है। टोटल फीस जो उसको दी जा रही है दैट इज 7.04 मिलियन। ईयर 1 में आई थिंक स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट फी किस पे लगेगी? ईयर एंड पे, जो हमारे फंड की वैल्यू है, ठीक है। तो 130 पे 1%। और परफॉर्मेंस फी किस पे लगेगी? जो प्रॉफिट इसने कमा के दिया है, नेटिंग ऑफ मैनेजमेंट फी, आफ्टर नेटिंग ऑफ मैनेजमेंट फी। ओके, तो हमने जो प्रॉफिट कमाया था, हमने 30 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था, 30 मिलियन में पहले ये 1.3 को साइड करो, साइड करके कितना आता है? 28.7, उस पे उसको 20% दे दो। ठीक है, फास्ट तो नहीं है, बिल्कुल धीरे है, समझ में आ रहा है चीजें। चलो अब ईयर 2 पे चलते हैं। ईयर 2 पे चलते हैं। ईयर 2 में क्या हुआ? फंड मैनेजर का थोड़ा नुकसान हुआ, राइट। स्किल थोड़ी काम नहीं की, पोर्टफोलियो नीचे आ गया 110 मिलियन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाई वाटर मार्क सेट कर रखा है। ठीक है, हाई वाटर मार्क कितना था अपना? 122.96। अब ये चीज भी ध्यान देना जरूरी है,
ये चीज भी ध्यान देना जरूरी है। नया हाई वाटर मार्क क्या हुआ था? 122.96। तो आप हाई वाटर मार्क इस 130 का मत बना देना, 130 का हाई वाटर मार्क मत बना देना। इसमें से फीस वगैरह माइनस होने के बाद जो आपके फंड की वैल्यू बचती है उसको हाई वाटर मार्क हम मार्क कर देंगे कि भैया हम 100 मिलियन लगाए थे और इंक्रीज होकर हम 122.96 तक पहुंच गए हैं। ये मैंने वहां इस वाली चोटी पे पहुंच के अब मैं झंडा गाड़ दूंगा कि यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं। ओके, चलो अब नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? नेक्स्ट ईयर हम 122.96 से गिर के अब हम नीचे आ गए। 122.96 से गिर के कहां पे आ गए? 110 पे आ गए। तो इस साल तो हमारा नुकसान हुआ इस साल के लिए। लेकिन हमारा हाई वाटर मार्क क्या रहेगा? 122.96 का अपना हाई वाटर मार्क सेट है। तो अगर इस वाले लेवल के ऊपर नहीं चढ़े तो भैया परफॉर्मेंस फी मांगने मत आना हमारे पास। जब तक इस वाले चोटी के ऊपर नहीं गए, इस वाले लेवल के ऊपर नहीं गए, तब तक परफॉर्मेंस फी मांगने मत आना। ओके, तो इस वाले ईयर में कैलकुलेशन तो और ही सिंपल हो गई। ग्रॉस पोर्टफोलियो वैल्यू दैट इज गिवन 110 मिलियन। आपको अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई है? 110 मिलियन हो गई है। और हम ईयर एंड पे जो वैल्यू है उस पे ही मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं। तो इस पे 1% लगा करके उसको जीपी को अपना जो दाल रोटी उसको खाना है उसके लिए उसको खर्चे निकालने के लिए मैनेजमेंट फीस तो दे दो। ठीक है, तो इस पे 1% आपने उसको दे दिया। वैल्यू आफ्टर मैनेजमेंट फीस कितनी रह गई? 108.90। अब क्या उसको परफॉर्मेंस फी मिलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है ये आपके प्रीवियस जो हाई वाटर मार्क था जो हम 122.96 सेट करके आए थे उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है। अब अगेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि मैं 108 को इससे कंपेयर कर रहा हूं, 110 को नहीं। इस 110 को कंपेयर मत करना इसके साथ। इसको काट के इसको काट के यहां पे मैं लिखूंगा 108.90। क्यों? क्योंकि जब ये आफ्टर फीस है तो ये भी आफ्टर फीस होना चाहिए, ये भी आफ्टर फीस होना चाहिए, तभी तो जस्टिफाइड होगा ना। एक विथ फीस लोगे एक विदाउट फीस लोगे तो वो कंपेरेबल कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऊपर वाला अपन फीस के बाद लिए थे, तो नीचे वाला ये 110 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 108 से कंपेयर करेंगे। हालांकि इसमें आना तो कुछ भी नहीं है बिकॉज इसको परफॉर्मेंस फी नहीं मिलेगी। तो टोटल फीस कितनी जाएगी इस साल? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट फीस जाएगी 1.1 की। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू कितना हो गया? ये 108 एज इट इज आ गया। हाई वाटर मार्क अभी भी 122.96 ही चल रहा है, ये तो वही चल रहा है, ये अपन ने सेट कर रखा है, वहां झंडा गाड़ रखा है हमने। ठीक है, बताओ ईयर 2 में कोई भी डाउट? ईयर 2 में तो कुछ है ही नहीं, खाली मैनेजमेंट फीस निकालिए। तो आई थिंक ये क्लियर है, सिंपल है। ईयर 3 में चलूं। ईयर 3 में क्या हुआ? पिछले साल हम 108 पॉइंट कितने 9 पे थे क्या? हाँ, 108.9 पे थे। इस साल इंक्रीज होकर हम 128 पर पहुंच गए हैं, पर ये 128 बिफोर फीस है, अभी इसको मैं आफ्टर फीस में कन्वर्ट करूंगा। ओके, ठीक है। ओपनिंग एनएवी कितना है? 108.9। हाई वाटर मार्क कितना कैरी करके चल रहे हैं? 122 को कैरी करके चल रहे हैं। ग्रॉस पोर्टफोलियो अब कितने का हो गया है अपना? 128 पे पहुंच गए हैं। इसको अब हम क्या करेंगे? अब इस पे फीस देना शुरू करो। पहले मैनेजमेंट फीस दे दो इस पे 1% की, 1% की मैनेजमेंट फीस दे दिए। तो मैनेजमेंट फीस देने के बाद कितना रुपया आया? 126.72 का हमारे पास बैलेंस बचा फंड का। अब उसको परफॉर्मेंस फी देना है कि नहीं वो डिसाइड करेंगे। परफॉर्मेंस फी प्रॉफिट अबव हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क कितना है? 122.96 का है। उसके ऊपर क्या हम चले गए हैं? अब क्या हम उसके ऊपर चले गए हैं? जी हाँ, अब हमारी फंड की वैल्यू आ गई है 126.72 विच इज हायर देन द प्रीवियस लेवल सेट दैट इज हाई वाटर मार्क ऑफ 122.96। तो क्योंकि इसने ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है तो इसलिए इसको परफॉर्मेंस फी मिलनी चाहिए, इसलिए इसको परफॉर्मेंस फी मिलनी चाहिए। ओके, तो कितना इसने एक्सेस प्रॉफिट कमा के दिया है? 3.76 का एक्सेस प्रॉफिट कमा कर दिया है। सो परफॉर्मेंस फी वुड बी गिवन ऑन ओनली दिस एक्सेस प्रॉफिट। इस वाले लेवल के राइट 126 वाले लेवल के ऊपर जितना प्रॉफिट कमा के दिया है,
सॉरी 126 नहीं 122, 122 के ऊपर जितना प्रॉफिट कमा के दिया है सिर्फ उस पे देंगे, उसके नीचे वाले पे क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज वो तो आपने लॉस की रिकवरी की है। पिछले साल जो 110 पे ले आए थे हमको, जो नुकसान करवाया था, बाकी सब तो उसकी रिकवरी हो रही है, राइट? तो जब आप 122 के ऊपर गए हो, सिर्फ उस वाले प्रॉफिट पे आपको परफॉर्मेंस फी दी जाएगी। ओके, सो दैट इज गोइंग टू कम आउट टू 0.752। तो अब इसको भी माइनस करो, तो आपका फाइनल एंडिंग वैल्यू कितना आ रहा है? 125.97, राइट? 126 में ये माइनस हो गया, 125 बचा। तो टोटल फीस ईयर 3 में कितनी आ रही है? 1.28 का मैनेजमेंट फीस और 0.752 का परफॉर्मेंस फीस। तो टोटल फीस हो गई आपकी 2.03 मिलियन। तो हाई वाटर मार्क का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाई वाटर मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स को एक ही प्रॉफिट पे दोबारा फीस देने से बचाना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई वाटर मार्क। दिस वर्क्स इन द फेवर ऑफ एलपीज, लिमिटेड पार्टनर्स। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये वाला क्लॉज किसके फेवर में, ये किसके फेवर में। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। बताओ, ये एक बिल्कुल मास्टर प्रॉब्लम की तरह है। 3 साल का हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखा। आई थिंक कैलकुलेशंस में कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट? लेकिन स्टेप्स जो है बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। इसको जब तक आप अपने हाथ से लिख करके नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। ये चीज आपको अपने हाथ से लिख के करनी है, इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में डाल दिया, ताकि वो स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे। ये चीज हैपजर्ड वे में नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन और अमेरिकन वाटरफॉल का एक छोटा सा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज अमेरिकन वाटरफॉल, एक बार क्विकली आपको रिकॉल करवा दूं। व्हेन यू पे परफॉर्मेंस फी ऑन डील बेसिस, ठीक है, एक डील हो गई, प्रॉफिट आ गया, जीपी को परफॉर्मेंस फी दे दो। फिर दूसरी डील होगी, फिर उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस फी दी जाएगी, डील बाय डील। लेकिन यूरोपियन में क्या होता है, हम डील बाय डील बेसिस पे काम नहीं करते, ओवरऑल फंड लेवल पे काम करेंगे। ओवरऑल अगर प्रॉफिट हुआ है तो परफॉर्मेंस फी मिलेगा, नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। ओके। इन्वेस्टमेंट वन इन्वेस्टेड 100 मिलियन और बेच दिया उसको 130 मिलियन पे, तो 30 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। सेकेंड केस में अगेन 100 मिलियन इन्वेस्ट किया, 80 मिलियन का आपको सेल वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया ना आपको 20 मिलियन का। जीपी का कैरी कितना? 20%। अगेन कैरी इज कैरिड इंटरेस्ट विच इज अनदर नेम ऑफ परफॉर्मेंस फी। ओके, दिस इज नथिंग बट योर परफॉर्मेंस फीस। तो अमेरिकन स्टाइल में क्या होगा, हर डील पे उसको 20-20% देते जाएंगे। पहली डील पे 30 मिलियन कमाया, 20% 6 मिलियन उसके पॉकेट में चले गए। कैरी ऑन डील टू, डील टू में लॉस हुआ है तो परफॉर्मेंस फी का सवाल नहीं आता। टोटल कितना मिल गया उसको? 6 + 0 दैट इज 6 मिल गया। इन्वेस्टर के पास प्रॉफिट कितना आया? 130 पहली वाली डील से आया, दूसरी वाली डील से 80 आया। इन्वेस्ट कितना किया था? 100 + 100, दोनों डील मिला के 200 इन्वेस्ट किया था। और 6 रुपया, 6 मिलियन कौन ले गया? जीपी ले गया। तो इन्वेस्टर्स के पास अल्टीमेटली कितना बचा? 4 मिलियन बचा। ठीक है, दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इन केस ऑफ अमेरिकन स्टाइल। यहाँ पर कोई क्लॉबैक नहीं था, क्लॉबैक होता तो नेक्स्ट वाली डील में वापस कर लेते, राइट? लेकिन क्लॉबैक नहीं था, इसीलिए जो चला गया प्रॉफिट वो चला गया, वापस कुछ नहीं आएगा। यूरोपियन स्टाइल में टोटल फंड लेवल पर डील बाय डील का कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटल में देखेंगे। हाँ भाई, कितना कमा के दिया हमको? पहले वाले में 130 कमा के दिया, दूसरे वाले में 80 कमा के दिया, टोटल में 210 कमा के दिया। लगाया कितना था अपन ने? 200। कितना कमाया? 10 मिलियन। 10 मिलियन पे उसको 20% दे दो, 10 मिलियन पे 20% दे दो, दैट इज 2 मिलियन। तो इन्वेस्टर्स के हाथ में कितना रह गया? 10 - 2 दैट इज 8 मिलियन। तो यूरोपियन में इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है, राइट? अमेरिकन में इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लॉबैक क्लॉज नहीं रखा था। ओके। अतुल, हाँ होगा।
जो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स की प्रैक्टिस सेशन होने वाली है उसमें रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सभी चीजें होंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई थिंक ये सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कोई लोड नहीं है। आगे बढ़ते हैं फंड ऑफ फंड रिटर्न्स की तरफ। फंड ऑफ फंड क्या होता है? अ फंड दैट इन्वेस्ट इन मल्टीपल इंडिविजुअल हेज फंड्स और प्राइवेट कैपिटल फंड्स। मतलब ये बीच में और एक लेयर आ गई है। जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली पी या हेज फंड के पास नहीं जा रहा है, वो जा रहा है एफओएफ के पास। फिर ये एफओएफ जा रहा है आगे जाकर हेज फंड या फिर पी में इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, या वीसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से बीच में एक लेयर आ गई। तो एफओएफ चार्ज देयर ओन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस फी ऑन टॉप ऑफ द अंडरलाइंग फंड्स फीस, राइट। तो अब ये लोग तो अपनी फीस लेते ही हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजमेंट फी और परफॉर्मेंस फी वगैरह ये लोग तो लेंगे ही, प्लस ये लोग भी लेंगे, ये लोग भी अपने लेवल पे चार्ज करेंगे। तो इन्वेस्टर को डबल डबल फीस यहाँ पर पे करनी पड़ती है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि सर क्यों ही इन्वेस्ट करेगा फिर इन्वेस्टर? तो देखो इसके कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि इन्वेस्टर को नहीं पता है भैया कौन से फंड में लगाए कौन से में नहीं लगाए, तो यहाँ पे भी एक एक्सपर्ट बैठा है, वो बोलेगा ये वाला फंड में लगाना है इसमें नहीं लगाना है, मतलब सारा मैनेजमेंट ये करेगा। एक तो वो चीज हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कई बार इन्वेस्टर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता है, राइट। मान लो कोई हेज फंड के लिए वो डायरेक्टली क्वालिफाइड नहीं है जाकर के इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो एफओएफ में इन्वेस्ट कर दे, ये एफओएफ के पास एक्सेस है उस हेज फंड का, तो इससे इन्वेस्टर को इनडायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है ऐसे फंड्स का जिसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, या तो मान लो उसका विंडो क्लोज हो गया था, राइट, या वो क्वालिफाइड नहीं है, वट एवर बी द रीजन। ठीक है, तो एफओएफ के जरिए इन्वेस्ट करने के फायदे भी हैं और इसके नुकसान, नुकसान तो मेनली यही है कि इसमें फीस आपकी डबल लग जाती है। इफ अंडरलाइंग फंड्स रिटर्न 14% नेट ऑफ देयर फीस, एफओएफ विद 1 in 10 स्ट्रक्चर वुड रिटर्न लेस देन 12% टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको 14% मिल रहा है तो यहाँ आपको 14% थोड़ी मिलेगा, राइट, जो कुछ स्ट्रक्चर में कट जाएगा, राइट, तो वो कटने के बाद आपको 12% से भी कम ही मिलेगा। ठीक है, दैट इज अबाउट फंड ऑफ फंड, एफओएफ। अब कुछ लिक्विडिटी प्रोविजंस की बात करते हैं। कल किसी ने पूछा था शायद हेज फंड में एग्जिट कर पाते हैं कि नहीं, तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप पे किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। सो वन इज लॉकअप पीरियड। आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इस टाइम तक वापस पैसा निकालने नहीं दिया जाएगा। Initial time it can be 1 to 3 years, often 1 to 3 years, during which investors cannot request redemptions. एक बार पैसा डाल दिया आपका पैसा लॉक हो गया है 2-3 साल तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉकअप पीरियड। ये सब टर्म्स अगेन नए हैं आपके लिए, तो कृपया इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड क्या है? पहला वाला था लॉकअप कि इस पीरियड में पैसा निकाल ही नहीं सकते। नोटिस पीरियड का मतलब ये है कि मुझे अगर पैसा निकालना भी है तो पहले उसको इंटीमेशन दो। कितना? 30 से 90 दिन पहले, जैसे जॉब में होता है ना कि 90 दिन पहले नोटिस पीरियड में आपको जाना पड़ेगा, 90 दिन तक ऐसे टाइम पास करो, उसके बाद जाकर के जॉब छोड़ने मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है, फंड को आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, राइट। अ फंड हैज टू फुलफिल अ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट टू अलाउ ऑर्डरली पोजीशन रिडक्शन। अब ये क्यों किया जाता है? बिकॉज जो फंड मैनेजर है उसको अगर एकदम से बोला जाए भैया इतना 1 मिलियन निकाल के दो फटाफट, तो उसका तो पोर्टफोलियो हिल जाएगा ना पूरा। तो अगर उसको इस तरीके से टाइम मिलता है हाथ में तो वो प्लानिंग कर सकता है कि कैसे इस फंड को पैसा निकाल के इसको देना है। ओके, तो इसीलिए ये चीज किया जाता है ताकि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न का नुकसान ना हो। दैट्स द पॉइंट बिहाइंड दिस। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गेट। Managers discretion to temporarily and partially restrict redemptions during periods of stress. अगर कोई भी दिक्कत वाला समय चल रहा है, राइट, अभी मैनेजर जो है, जीपी जो है, उसके ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट, अभी मार्केट जो है बहुत वोलाटाइल चल रहा है, ऐसे केस में वोलेटिलिटी देखकर अगर लोग आ गए एकदम से पैसा निकालने के लिए तो फंड तो दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए मैनेजर क्या कर सकता है, एक विंडो लगा सकता है कि अभी
अगले 10 दिन तक, अगले 15 दिन तक कोई रिडेम्पशन लेने मत आना प्लीज। ठीक है, ये गेट अलग है, लॉकअप अलग है। लॉकअप तो आपने जिस दिन इन्वेस्ट करा था उसी दिन से कॉमन चालू हो गया था, राइट। लेकिन गेट ये मैनेजर अपने डिस्क्रेशन से लगाता है। ठीक है, भले ही आपका लॉकअप खत्म हो गया हो, लेकिन अभी अगले 10 दिन तक मैं आपको पैसा निकालने नहीं दे सकता, ये गेट में मैनेजर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रिडेम्पशन फीस, पैसा निकाल के जाओगे तो चार्ज ले लूंगा, राइट। एग्जिट लोड मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड में देखते होंगे, फीस चार्ज टू एग्जिटिंग इन्वेस्टर्स टू ऑफसेट द मैनेजर्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तुमको तुम्हारा पैसा निकाल के देने के लिए मेरे को शेयर बेचने पड़ गए बीच में, मेरा नुकसान हुआ, तो तुम्हारा भी नुकसान करवाऊंगा, तुमको एग्जिट फीस देना पड़ेगा, राइट। दैट इज रिडेम्पशन फी। एंड देन फाउंडर्स क्लास शेयर्स। अब आपको ये सब से ना थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि आपको फीस नहीं देना, आप पे लॉकअप नहीं लगेगा, ये सब चीजें हो सकती है। कब होती है? द इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेस्टर्स। अगर आपने उस फंड के साथ एकदम शुरू में इन्वेस्ट किया था जब उसके पास कोई इन्वेस्टर नहीं था, अगर आप उस टाइम के इन्वेस्टर है तो आपको वो कुछ रियायतें दे सकता है। यू कैन बी चार्ज लोअर फीस, यू कैन गेट बेटर लिक्विडिटी टर्म्स। बाकी लोगों पे मैं 3 साल का लॉकअप लगाता हूं, आप पे सिर्फ 1 साल का लगाऊंगा। इस तरीके की कुछ बेटर टर्म्स इसको मिल सकते हैं। वाई? एज एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट एट द फंड्स इंसेप्शन, राइट। तो जब शुरू शुरू में इन्वेस्टर जो फंड शुरू होता है तब इस तरीके के ऑफर्स दिए जा सकते हैं, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है? फाउंडर्स क्लास शेयर्स। बताइए, ये क्लियर है? लिक्विडिटी प्रोविजंस। विवेक, अगर हर क्लास में 40 क्वेश्चन भी जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आप टोटल लगा लो कितने क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो इतने क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक रीडिंग पे 40 क्वेश्चन, राइट। हेज फंड इंडेक्सेस एंड बायसेस। Performance reporting for hedge funds is voluntary, creating significant upward biases, right? तो hedge funds के केस में कुछ biases हैं, and I think इस तरीके के सवाल यूजुअली इंस्टीट्यूट को ज्यादा पसंद होने चाहिए। है कि नहीं है वो तो कोई बोल ही नहीं सकता है, लेकिन होने चाहिए। तो पहली चीज क्या है? सर्वाइवरशिप बायस। अनसक्सेसफुल और फेल्ड फंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो हेज फंड्स हैं जो रिपोर्टिंग करना बंद कर देते हैं तो वो इंडेक्स में से अपने आप ही गायब हो जाते हैं, राइट। तो आपको इंडेक्स में क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा जो अच्छा कर रहे हैं, जो तगड़ा कर रहे हैं, राइट। दैट्स इट ओनली। तो ये क्या है? इससे आपका जो इंडेक्स बनेगा हेज फंड्स के रिटर्न्स का, भैया वो तो इन्फ्लेटेड है ना, वो तो इन्फ्लेटेड है, वो तो अपवर्ड बायसनेस दिखा रहा है। तो ये होता है सर्वाइवरशिप बायस। दूसरा क्या है? बैकफिल बायस। मैनेज, इनफैक्ट ये सब मैंने शॉर्ट में कहीं डाला, हाँ यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, मैंने समराइज किया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लेना अगर आपको वो थ्योरी नहीं पढ़नी है तो। सर्वाइवरशिप में क्या था? एक्सक्लूजन ऑफ फेल्ड और लिक्विडेटेड फंड्स। तो वो शो होना बंद हो जाते हैं इंडेक्स में। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके रिटर्न्स जो है ओवरस्टेट हो जाते हैं, रिटर्न्स ज्यादा दिखते हैं। बैकफिल बायस क्या है? इंक्लूजन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ओनली आफ्टर सक्सेस। अब कोई फर्म बढ़िया कर रहा है, वो हमने इंडेक्स में ऐड कर लिया, तो उसके जितने भी पास्ट सक्सेसेस हैं, हिस्टोरिकल सक्सेसेस हैं, उसके साथ वो सब भी तो आ जाएंगे। तो अब मेरा जो इंडेक्स है वो तो और ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, वो तो और ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, बिकॉज मैं सारे सक्सेसफुल वालों को ही ऐड करते जा रहा हूं, तो उनके साथ उनकी हिस्ट्री भी ऐड होते जा रही है। लॉस वाले को वो तो गायब होते जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज बैकफिल बायस। सिलेक्शन क्या है? मैनेजर्स ओनली रिपोर्ट गुड रिजल्ट्स। अच्छा होगा तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं होगा तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब इंडेक्स कोई ना कोई तो मेंटेन करता है ना, तो जो मेंटेन कर रहा है उसको अगर हम डेटा ही नहीं देंगे तो वो कहां से इंडेक्स में रिटर्न्स रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो इससे भी क्या होता है? रिटर्न्स ओवरस्टेट हो जाते हैं। एंड लास्टली क्या है? स्मूथिंग स्टेट, सॉरी स्टेल लेवल 3 प्राइसेस। लेवल 3 एस्टिमेटेड अजम्पशन वाली वैल्यूज, राइट, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? रिटर्न्स को स्मूथ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे फंड की वैल्यू इतनी होगी, आप ऐसा अनुमान लगा करके आगे इंडेक्स में दे देते हो। तो वो चीज क्या हो गई?
स्टेल बासी हो गई, जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता है तब तक आप उसको छेड़ते नहीं हो, वो तो काफी समय तक वही चलते रहता है, राइट। तो इससे आपका जो रिस्क है आप उसको क्या कर रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो, वोलेटिलिटी कम दिखा रहे हो। ओके, सो ये तीन आपके रिटर्न्स बढ़ाते हैं। स्मूथिंग जो लेवल 3 वाला एजम्पशन है वो आपके रिस्क को कम शो करता है, कम दिखाता है। ओके, जितना है उससे कम रिफ्लेक्ट होता है। फाइन। तो इस वाले टेबल को आप थोड़ा ध्यान से याद करके चले जाना एग्जाम में। बस इतना ही था। तो समरी क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कॉम्प्लिकेटेड बाय J curves, leverage, and level 3 valuations. IRR is preferred for long term timing, while MOIC is a shortcut, right? तो MOIC और IRR दोनों ही अपन ने देख लिया. Complex fee structures including hurdles, SWMs, waterfalls are used to align incentives. And public indexes for alternatives often suffer from upward return bias and downward risk bias. Okay, तो इसको याद रखेंगे, रिस्क को कम दिखाता है और रिटर्न को ज्यादा दिखाता है। ओके, कुछ सवाल जवाब करते हैं, देखते हैं आपने कुछ सीखा कि नहीं। फर्स्ट इज एन इन्वेस्टर रिसीव्स 2.5 times her initial invested capital from a private equity fund over 10 years. This measure is best described as, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि भैया आपने 2.5 टाइम्स का रिटर्न कमाया है, तो ये आईआरआर होता है, एमओआईसी होता है, या कैरिड इंटरेस्ट होता है? यस, द फ्लोर इज ओपन फॉर यू। सी होना चाहिए, नहीं क्या? हाँ, अतुल ने सही बोला, ए। ज्यादातर लोग बी बोल रहे हैं। यस, एमओआईसी, एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। क्या था एमओआईसी? फॉर्मूला याद करो, कितना मिला डिवाइडेड बाय कितना लगाया, तो वो आपको टाइम्स में बताता है कि कितना गुना आपने अपना पैसा बना लिया, राइट। तो ये वही चीज हो रही है। आईआरआर क्या था? आईआरआर तो आपको परसेंटेज में बताता है ना, 10%, 12%। और कैरिड इंटरेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैरिड इंटरेस्ट तो जीपी के लिए होता है, यहाँ तो हम एलपी यानी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न निकाल रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट है, हेज फंड हैज अ 2 and 20 fee structure with a 5% soft hurdle rate. If the fund's gross return for the year is 4%, हर्डल कितने का है? 5% का। फंड ने कितना कमाया? 4%। जीपी को क्या मिलेगा? जीपी को क्या मिलेगा? सिर्फ मैनेजमेंट फी, मैनेजमेंट फी के साथ परफॉर्मेंस फी, नो फीस बिकॉज द हर्डल वाज नॉट मेट। सभी ये कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है, राइट। तो इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैनेजमेंट फीस तो मिलना ही है, बिकॉज मैं जानबूझ के इस तरीके के टर्म्स यूज करता हूँ, भैया दाल रोटी ये सब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाए। सो मैनेजमेंट फीस इज द ब्रेड एंड बटर, वो उसको मिलना ही है, उसके खर्चे मीट करने के लिए, फंड के खर्चे मीट करने के लिए। और जो परफॉर्मेंस फी है वो बोनस है जो उसको परफॉर्मेंस में मिलती है, राइट। तो परफॉर्मेंस नहीं किया तो मैनेजमेंट फीस तो फिर भी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, विच प्रोविजन इन अ LPA limited partnership agreement allows investors to reclaim previously paid performance fees if subsequent losses occur. इन्वेस्टर्स कब जीपी का प्रॉफिट वापस खींच सकते हैं? कौन सा क्लॉज की मदद से? कैचअप, हाई वाटरमार्क, क्लॉबैक।
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, दैट इज क्लॉबैक प्रोविजन। हाई वाटरमार्क क्या है? एक ही प्रॉफिट पे दोबारा परफॉर्मेंस फी देने से बचाता है, राइट। कैचअप क्लॉज क्या है? ये तो जीपी के फेवर में है, ये तो इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। तो क्या बचता है? क्लॉबैक। क्लॉबैक में क्या है? आप जीपी को जो एक्सेस प्रॉफिट दिया जा चुका है उसको वापस से खींच सकते हो, राइट। एंड इसकी जरूरत कब पड़ेगी?